कि हमारे बीच में आकांक्षा पटेल है, यहाँ पर हमारी ओल्ड स्टूडेंट है, आई गेट के एलुमनी है। इनका जो रैंक है गेट के अंदर में AIR 85 था 2012 के अंदर में। इन्होंने 6 सेमेस्टर में रैंक अचीव की थी, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये कि आप कॉलेज में रहते हुए कॉलेज की पढ़ाई के साथ 6 सेमेस्टर के अंदर में इतनी अच्छी रैंक लाना। तो इनका शुरू से सपना था कि IIT बॉम्बे जाना है, तो IIT बॉम्बे आकांक्षा पहुंच गई, एमटेक कंप्लीट किया, अभी जॉब में है। और इसके हस्बैंड भी साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक नाम है, ठीक है। तो आलोक भी आपको हेल्प करेंगे, वो भी IIT बॉम्बे से पास आउट है, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आकांक्षा तुमको देखकर भी कि अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ हम आज इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया दे देना कि किन बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, अपना टारगेट क्या क्या है, मतलब गेट के अलावा भी क्या ऐसी कुछ चीजें हम लोग इनको बता पाएंगे जो हम लोगों को ऐसे होता है ना कि IIT में काफी चीजें रहती है, हमें मालूम नहीं रहती है। बस ठीक है, 2 मिनट ले, मेरे को आप लोग से 2 क्विज पूछने हैं। बिना गूगल देखे कोई गेस कीजिएगा। Which Indian state shares longest international border? राजस्थान। आप लोग चैट में लिख सकते हैं। राजस्थान। नो नो। जम्मू कश्मीर। नो। यूपी। अरे नहीं भाई, थोड़ा और छत्तीसगढ़ में। मैम क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से दोहराती हूँ। Which Indian state shares longest international border? गुजरात। नहीं, आप हार गए 5,000 रुपए। अमृतसर। मैम, which Indian state shares longest international border? राजस्थान। ओके, जवाब दे देती हूँ। स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल, और ये जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर 2217 किलोमीटर्स। मैं गूगल देख रही हूँ, आई कैन से दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state has the longest coastline in India? तमिलनाडु। No. केरला। Next guess. केरला। Next guess. Which Indian? गुजरात। महाराष्ट्र। Which coastline? Which Indian state has the longest coastline in India? मैं चैट के भी ऑप्शंस देख रही हूँ, ये सब जवाब गलत हैं। Okay, I'll tell you the answer. It is Andaman and Nicobar, and I'm glad आप लोग जग रहे हैं. So let's start. मैं स्क्रीन शेयर करूँ? ओह सर, स्क्रीन शेयर करना है मुझे। थैंक यू। सो जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, मैं आकांक्षा पटेल हूँ और मेरा गेट रैंक 85 था। दिस वाज गेट 2011, और मैंने एमटेक किया है IIT बॉम्बे से। मोर इम्पोर्टेंटली मैं आप ही में से एक हूँ। मैं BIT से CS ब्रांच में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है मैंने 2008-12 बैच में, और फिलहाल मैं कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजेशन साइंटिस्ट हूँ एक्सॉन मोबिल में। सो गिविंग अ ब्रीफ एजेंडा, हम क्या करेंगे आज? हम डिस्कस करेंगे कि मैं कौन हूँ, और सो एज आई टोल्ड, मैं फिलहाल एक्सॉन मोबिल में कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजेशन साइंटिस्ट हूँ। बट बिफोर दैट मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, मैं बैचलर्स में थी, तो तब आई थिंक सेकेंड ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, एक लैब जिसमें हम C++ सीखा करते थे। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ लैब। उस टाइम सर थे, हमें पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने एक दिन पूछा मुझे कि गेट की प्रिपरेशन करनी है, एंड आई डिडंट न्यू मच अबाउट इट, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, बट आई सेड ठीक है, मतलब कर लेके देखते हैं, चलो लेट अस ट्राई। किसी ने फिर मुझे बताया कि एमटेक करके देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, और धीरे धीरे करके पता चला। सो एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था उस टाइम छत्तीसगढ़ में। अब तो आई थिंक आप लोग के पास इतने सीनियर्स हैं जिन्होंने गेट क्लियर कर रखा है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर। तो उस टाइम एक्सपोजर नहीं था, सो आई रियली थैंक्स सर कि मैं अभी जहाँ पर हूँ उसमें एक स्टेपिंग स्टोन जो था गेट क्लियर करके मास्टर्स करने का, अगर सर नहीं होते तो शायद मैं उस वक्त तो नहीं कर पाई होती। और सो थैंक यू सर। और सो व्हाट डू आई डू? अभी मैं क्या कर रही हूँ? एक ही सेंटेंस बोलूँगी, इंटरेस्ट हो तो बाद में बात करेंगे।
I save millions of dollars of several companies by making the systems efficient. कैसे करती हूँ? किसी को इंटरेस्ट हो तो बाद में पूछिएगा। यहाँ क्यों हूँ? ऑफ कोर्स आप लोग को गेट के लिए मोटिवेट करने के लिए हूँ, और कुछ लोग को जिनका अच्छा अगर रैंक ना आ पाया और सीएस में अच्छी ब्रांच में एडमिशन नहीं हो पाया, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताना चाहती हूँ आप लोग को कि आप और क्या कर सकते हैं। काफी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट मैं एक उसमें से एक ऑप्शन बताना चाहूंगी। ओके, मैं आप लोग के डाउट्स अभी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन मोड में है और मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। थोड़ी देर में देखती हूँ इस स्लाइड के बाद, और जिसको जो डाउट होगा मुझसे पूछने के लिए आप प्लीज टाइप कर दीजिएगा। एंड या सो गेट कैसे क्रैक करते हैं? आई मीन मोस्टली लोगों को पता ही होगा, बट ऐसा होगा कि लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा कि हमने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि सर काफी अच्छे लोगों को बुलाते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, काफी सीनियर से बात कराते हैं। मैंने कैसे क्रैक किया मैं वो बता सकती हूँ। सो बेसिकली प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं अपने डेज देखती थी कितने दिन बचे हैं। आई काउंटेड ईच एंड एवरी डे, हर मंथ में कितने दिन हैं, उसमें वीकडेज वीकेंड सेपरेट थे क्योंकि वीकेंड्स में मैं ज़्यादा पढ़ सकती थी। आई यूज्ड टू काउंट कि मैं वीकेंड में लगभग दुगना पढ़ सकती हूँ वीकडे के कंपैरिजन में, और उससे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा सा मस्ती भी करनी होती थी, बट मैं थोड़ी रिजर्व थी, लेकिन आई हैड अ गुड टाइम देयर। ओके समर, हाँ ओके। सो तो प्लान करना बहुत ज़रूरी था कि कितने दिन हैं। उसमें से मैंने कंसिडर किया कि मैं 3-4 दिन या 5 दिन सिक रह जाती हूँ और 2-3 दिन छुट्टी भी बना लेती हूँ, तो इन लॉन्गर रन कैसा रहेगा। गेट का सिलेबस हमारे पास हाथ में रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक एलैबोरेट डे बाय डे मेरा एक प्लान हुआ करता था कि हाँ इस दिन मैं ये पढ़ूंगी, उस दिन वो पढ़ूंगी, विच वॉज अपार्ट फ्रॉम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं कॉलेज में या फिर सर की क्लास में चल रहा है उसके कोर्स में। और इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं कंसिडर नहीं कर रही थी कि मुझे सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं। मुझे मेरे मन में था कि मैं जो कर रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ, जिसकी डेप्थ से मुझे नॉलेज है, वो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे से पता हो, और अगर एक आध सब्जेक्ट नहीं कर पा रही हूँ देन ऑल्सो इट्स ओके। उसके लिए फिगर आउट करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट मैं नहीं करूँ तो भी चलेगा, मैंने मार्क्स देखे सब सब्जेक्ट्स की कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स आते थे। तो लगा कि यार सॉफ्टवेयर एक सब्जेक्ट हो गया था, आई थिंक सॉफ्टवेयर जिसमें यूनिट टेस्टिंग वगैरह पढ़ाते हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। वो सब्जेक्ट मैंने छोड़ा था, दैट वाज द ओनली सब्जेक्ट आई लेफ्ट। और उसके अलावा रेस्ट ऑल आई इनकॉर्पोरेटेड इन माय प्लानिंग। अब हम प्लान करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे और हमेशा हो पाता ऐसा नहीं है। सो आफ्टर एवरी लाइक 7 days और 10 days और मे बी 15 days, जब मुझे लगा कि नहीं मेरा बैकअप में बहुत कुछ होते जा रहा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई यूज्ड टू रिवाइज माय प्लान कि चलो अब ये तो नहीं हो पा रहा है, अब देखते हैं अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं, फिर से शेड्यूल करती हूँ। इट विल टेक अराउंड लाइक एन आवर टू शेड्यूल एवरीथिंग कि मैं आगे कैसे करूँगी, बट शेड्यूलिंग मेक्स यू फोकस कि तुम्हें क्या करना है, कितना टाइम है पता चलता है। अगर आप शेड्यूल नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत टाइम है, तो 3 महीने बचे हुए हैं, बट सिलेबस भी काफ़ी रहता है। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। और हर एक टेस्ट को, चाहे सर का छोटा सा टेस्ट बोल लो कि हाँ मतलब अपनी बैच के लोगों के साथ टेस्ट हो, सब लोग के साथ टेस्ट हो, या फिर ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट हो, एवरी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टेस्ट जितना हो सके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आध दिन हाँ चलो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कोई और पर्सनल लाइफ में रहा और आप नहीं दे पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक आई गेव मोस्ट ऑफ द टेस्ट। मुझे याद भी नहीं कि मैंने कोई टेस्ट छोड़ा होगा। सो टेक एवरी टेस्ट सीरियसली। ये आपको एक शेड्यूल बनाने में भी हेल्प करता है। मतलब आपने वो चीज़ पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, आपको वो टेस्ट देंगे तो आपको समझ आएगा तो अच्छा आपका कौन सा लैगिंग एरिया है। मैं उस लैगिंग एरिया को समझती थी कि अच्छा हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, या फिर सर ने पढ़ाया तो मुझे नहीं समझ में आया है। ऑल दिस थिंग्स विल हैपन व्हेन यू गिव टेस्ट वेरी सीरियसली। अपना 100% देने की कोशिश कीजिए पढ़ाई करते वक्त, टेस्ट को जितना हो सके पढ़िए। पुराने पेपर्स आप लोग के पास अवेलेबल होंगे, आप इंटरनेट इतना अच्छा आसानी से अवेलेबल है, उससे निकालिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए और सीरियसली टेस्ट को दीजिए। उसके बाद फिर हमारे टाइम में नवंबर या एंड या दिसंबर स्टार्ट से एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी सर ने, जो और भी किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू एफिलिएटेड थे उनके साथ मिलके एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज थी। आई ऑल्सो गिव दैट वेरी सीरियसली। उसमें लगभग 10 टेस्ट हुआ करते थे और सारे ऑल इंडिया लेवल पर।
इम्पोर्टेंट ये है उस टाइम टेस्ट देते वक्त कि हम ये ना सोचें कि हमारी उसमें रैंक कितनी आ रही है. वी हैव टू डू वेरी 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 गुड इन दैट, बट डोंट फील कि हमारी रैंक अच्छी आ रही है नहीं आ रही है. मोर इम्पोर्टेंट इज टू फील द एनवायरनमेंट कि कैसा होगा हम जब गेट का टेस्ट देते हैं. तो और वो जो रैंक आती है उसके हिसाब से एक अनुमान लगाएं कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, लोग कैसा पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज कंपेरेटिव. बाकी लोग कैसा कर पा रहे हैं उसी पेपर में आप बोल सकते हैं कि हाँ वो पेपर डिफिकल्ट था इसलिए मैं अच्छा नहीं किया, बट उसी पेपर में कोई और इंसान अच्छा कर ले रहा है, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो डू गेट बेटर. प्लस ये बात को वो दूसरी बात ये बताता है कि आप कहाँ आपकी गलतियां हैं या कहाँ आपको इम्प्रूव करना है. ये एक और चीज दिखाता है कि आप में कौन सा टॉपिक छूट गया है आपका, ये चीजें हैं. थर्ड थिंग इज ओन योर स्टडीज. ये आपकी है, गेट की तैयारी आपकी है, लाइफ आपकी है, नीड टू ओन योरसेल्फ. ये आज की बात नहीं है, आज से आगे आप जिंदगी में जो भी करेंगे आप अपने लिए कर रहे हैं. जो नौकरी करेंगे, जो काम करेंगे, आप अपने लिए कर रहे हैं. ओन इट. आपको इंटरेस्ट होना चाहिए जो आप कर रहे हैं इसमें. आप गेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है. यू शुड हैव अ गुड इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस. ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका एप्टीट्यूड देखा जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट को बनाए रखिए. आपके अंदर वो जानने की इच्छा होनी चाहिए, अच्छा सीपीयू कैसे काम करता है, ओके अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है. सो हैव दैट इंटरेस्ट ऑन. अगर आपको कहीं लग रहा है कि यार वो मुझे मजा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मे बी यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. आकांक्षा एक मिनट ना, हाँ जी. ये इसमें एनोटेशन करके रहता है ऊपर, उसको ऑफ कर देना. ओके श्योर. एक मिनट, टॉप पे एनोटेशन करके होता है, इसमें ऊपर ऊपर देखोगे तो. और सर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? एनोटेट करके एक आ रहा है ऑप्शन, हाँ, उसमें एक उसको क्रॉस ऑफ का कर सिंबल. देना. ओके. उस पर टिक होगा, सबको क्रॉस कर देना. ओके. एक ऊपर मिनट. जूम का ऊपर एनोटेट है. के ओके. एनोटेट इरेज है, फॉर्मेट है, अनडू, रीडू, क्लियर. ओके इज क्लियर ऑल ड्राइंग्स. ओके. क्लियर ना करना का क्लियर हो गया. एक एनोटेट करके भी होगा, सेटिंग में जाना, सेटिंग में. ओके. उसमें एनोटेट करके देखा कुछ, उसको ऑफ कर देना. नहीं कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ कुछ लिखते रहते हैं. आप लोग भी थोड़ा सा यदि यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ चीजें सुन रहे हैं, तो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करिए, इधर उधर लिखने के बजाय. तो उसमें होगा. फिलहाल तो सर नहीं दिख रहा है, बट आई एम ट्राइंग. चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू. Disable annotation for this. Yeah, मिल गया सर. Okay, thank you. हाँ. Okay, तो so this is how we can do. और जैसे सर बोल रहे हैं थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में. ठीक है, तो अपनी स्टडीज को खुद ऑन कीजिए. मतलब ये आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अब इंटरेस्ट से पढ़िए. कि आई थिंक मुझे ये इतना बर्डन नहीं लगा पढ़ना कि मैं पढ़ रही हूँ कैसे करूँगी एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था. और मेरे अंदर वो भावना थी, मैंने अपने सीनियर्स को देखा था कि हाँ उन्होंने निकाला है, तो मेरे अंदर ही भावना थी कि मुझे तो मतलब 150 सर हमेशा टारगेट करते थे, 150 ही लाने की कोशिश करना है. सो 150 तो मुझे लाने की कोशिश करना ही है. सो वो मन में विचार था, एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी सीरियस विद माय टेस्ट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कोई चीज नहीं आती थी, आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, चलो इंटरनेट में 1 आध घंटा स्पेंड कर लेते हैं, हाँ देखते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. एक चीज में लिखना मैं भूल गई हूँ, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज कीजिएगा. स्पेशली मैं मानती हूँ आजकल के जमाने में इतना डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इट गेट्स वेरी, वी हैव टू बिकम रिस्पांसिबल फॉर आवरसेल्व्स. मतलब आपको अपने लिए जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा. यू हैव टू फिगर वेज आउट कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शंस को भी रख सकते हैं. आप अगर आपको जरूरत ना हो तो यू कैन ऑल्सो हैव डम फोन्स इन योर हैंड. मैंने भी कुछ दिन रखा था मेरे IIT बॉम्बे के टाइम में, जब आई हैड टू स्टडी एंड फोकस मोर. So there are different ways in which you can do that. There is a technique called Pomodoro technique. अगर आप, I don't know where to write. Okay, मुझे दिख नहीं रहा है, but can somebody mute? हाँ, so there is a thing called Pomodoro technique जो use कर सकते हैं. उसके अलावा I request everybody to please mute your microphones. किसी का माइक्रोफोन ऑन है उसको ऑफ कर दो. आकांक्षा अपने साइड में भी, अपने साइड से भी कर सकते हो प्लीज. जी सर. हो गया. ओके, थैंक यू. सो
ठीक है, अपनी स्टडीज ओन करना है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्योंकि ये लाइफ में बहुत अच्छा मौका है। कुछ लोग को तो ये मौका दोबारा नहीं मिलता है, अगर आपको मिल जाए तो किस्मत आपकी अच्छी है, जिंदगी वरना आगे ढकेल देती है और आप देख नहीं पाते मुड़ के। मेरे कितने ही फ्रेंड्स ने ये कहा मुझसे कि आकांक्षा तुम उस टाइम समझदार थे, तुम पढ़ लिए, हम अब जाके फिर से गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो रादर देन वो आपको दोबारा करना पड़े, आई रिक्वेस्ट यू कि अभी जितना टाइम है सीरियसली निकाल लीजिए। नहीं हो पाए दोबारा कोशिश करना एक दूसरी बात होती है, और पहली बार में बिना मन से या बिना तैयारी से देना दूसरी बात होती है। जिंदगी में एक मौका दिया है, कर लीजिए, आगे मौका मिले ना मिले क्या पता। अगेन इंटरनेट को आपकी बेनिफिट लिए यूज कीजिए, स्पेंड सम टाइम, जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आजकल तो कुछ कुछ फोरम्स भी होते हैं जिसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, हमारे जमाने में वो सब नहीं थे मेरे ख्याल से। सो हम तो फेसबुक में शायद थोड़ा मोड़ा हुआ करता था, बट अदरवाइज हम एक दूसरे से ही पूछते थे, सर से पूछते थे, जितना हो सके इंटरनेट का यूज करते थे। इंटरनेट का यूज करके एक फायदा ये होता है कि आपको जो जानना है उसके अलावा भी कुछ जानकारियां मिल जाती हैं, जिसको मैं फायदा ही मानती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका दिमाग चल जाता है, अच्छा हाँ मैंने वो कहीं पढ़ा था, जो दूसरों ने भी नहीं पढ़ा होगा। सर जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक्स है, वो इम्पोर्टेंट है पढ़ना, बट उसके ऊपर भी बाकी चीजें होती हैं। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना चीज पता चलेंगी। हो सकता है सर सब कुछ क्लास में क्लियर ना करा पाए, या हो सकता है करा रहे हों, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप खुद से पढ़ें, आप क्वेश्चंस निकालें, पता करें क्या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। हो सकता है सर के पास पढ़ाने का टाइम ना हो, सर से उम्मीद मत रखिए, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, आपकी जिम्मेदारी है गेट निकालना। इंटरनेट के होते हुए आप ये नहीं बोल सकते कि सर ने नहीं पढ़ाया था और गेट में आ गया। ओके, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सर से क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है सर को ये भी लगे कि हाँ ये चीज मैं ऐड कर सकता हूँ, सो उनसे जरूर पूछिएगा। बाकी प्रोएक्टिव होइए, सर के कोर्स फिनिश होने का वेट मत कीजिए। मेरे टाइम में भी सर का कोर्स खत्म नहीं हुआ था, सर ने बहुत कुछ कोशिश की थी, कुछ आई थिंक काफी कुछ कराने की कोशिश की थी, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी 3rd ईयर में दे रही थी तो आई न्यू कि सर का कोर्स खत्म नहीं होगा। बट आई विश कि मैं एक बार दे रही तो अच्छे से ही दे दूं, तो मैंने खुद से थोड़ा मोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। स्पेशली आप अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े हों तो भी जब आप टेस्ट देते हैं तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता है, इट्स ओके, यू नो वन क्वेश्चन, यू नो 4 ऑप्शंस, नाउ यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट एंड ओनली रीड अबाउट दैट टॉपिक। केवल उतने क्वेश्चन का उतना टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, उतना तो आप जान ही सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है बेसिक लैगिंग है, तो क्वेश्चन को मार्क करके रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क ऑल द क्वेश्चन जो आपको नहीं आते। एक दूसरी मार्किंग इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे 1-2 बार में नहीं बने, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखिए। तीसरी बात ये, चीट शीट बनाइए फॉर्मूलाज की, या जो भी आपको लगता है कि दोबारा पढ़ना हो। मेरी इनफैक्ट एक कॉपी थी, मुझे याद है, अभी याद आ रहा है एक्चुअली, जिसमें मैंने लास्ट देख ले पूरी पूरी 180 पेज की कॉपी थी, जिसमें मुझे जो जो नहीं आता था वो मैंने लिख के रखा था। तो इवेंचुअली पढ़ते पढ़ते पूरी 180 पेज भर गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे मुझे। तो गेट के पहले जो एक दिन था, मुझे लोगों को पता नहीं यार मैं क्या पढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नहीं था, मुझे पता था कि हाँ मेरी एक कॉपी है, आई हैव टू रिवाइज दैट थिंग। ऐसे ही अपने लिए एक चीट शीट बनाइए या कॉपी बनाइए, एंड यू कैन डू दैट। आई डोंट नो मैंने कितना टाइम लिया, बट ओके, सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स हाउ आई क्रैक्ड गेट। सो देखती हूँ आगे क्या क्वेश्चंस आए हैं आप लोग के। सो देयर आर सम क्वेश्चंस आई गेस। ओह ओके, ओह ऑसम, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। I can wait for some time if somebody wants to type. किसी को लिखना है तो मैं वेट करूंगी। Why did I choose GATE? Okay. I was really interested, मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था, मुझे आगे ज्वाइन करने की इच्छा थी, आगे पढ़ने की इच्छा थी। मुझे पता था कि मैं छत्तीसगढ़ में रह के जितना मेरा पोटेंशियल है मैं उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, और इतने अच्छे ऑप्शंस थे आगे जाके आगे बढ़ने के। मुझे पता था कि हमारे यहाँ की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं आ रही है, सो हो सकता है उससे बेटर प्लेसमेंट मिल जाए। ये सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। हाँ, इससे मैंने किया दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, IISc वर्सेस IIT बॉम्बे। इट रियली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट किस चीज में है? आई वाज नेव, मैं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थी, मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, बट मुझे पता था कि, बस मुझे इतना पता था कि IIT बॉम्बे में ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के प्रोफेसर्स हैं, और सो आई चूज IIT बॉम्बे के। आगे जाके देखते हैं कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आ जाए, मतलब दिल की सुननी चाहिए। सो आई जस्ट चूज दैट वे। हो सकता, बस मैंने इतना ही सोचा, हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा हो, बट दैट वाज माय आइडिया। हाउ वाज योर शेड्यूल? ओके, माय शेड्यूल वाज, जब टाइम मिले थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट वाज माय शेड्यूल। इट वाज नेवर लाइक कि अरे अब तो इतने बज रहे हैं, इतने बजे तक पढ़ना है, इट वाज नेवर माय शेड्यूल।
हाँ, मेरे पास ये सब चीज़ें थी कि मुझे फेसबुक नहीं था उस टाइम, शायद ऑर्कुट था। मुझे ऑर्कुट में 15 मिनट बिताने हैं, उससे ज़्यादा दिन में नहीं बिताना है। दैट वाज़ वन कंसेप्ट। और जब आपको पढ़ने की इच्छा होती है ना, जानने की इच्छा होती है, तो मन से अपने आप आता है कि हाँ यार, ये कैसे होता है, हाँ वो कैसे होता है। आपको ये नहीं करना पड़ता कि अच्छा मुझे 18 घंटे, मुझे मतलब 7-8 घंटे पढ़ना है एग्ज़ाम के मतलब दिन के बाद। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये खत्म करने की इच्छा है या मुझे ये पढ़ने की इच्छा है। बाकी आपकी इच्छा, आपको जितना पढ़ना है पढ़िए। Do we have to choose a specific subject in MTech? We do have to choose specific subjects. हमारे पास कुछ बेस सब्जेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट। हर एक इंस्टीट्यूट में यूजुअली कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कंपलसरी होते हैं। हमारे ज़माने में IIT कानपुर में मेरे ख्याल से कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट्स और कुछ मैथ्स का एक सब्जेक्ट शायद कंपलसरी हुआ करता था। हमारे खुद के IIT बॉम्बे में एक कोडिंग का सब्जेक्ट, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग यूटिलाइजेशन कुछ तरह सब्जेक्ट है, जो कि बहुत 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 अच्छा सब्जेक्ट है एंड विच इज कंपलसरी। ऐसे एक आध दो कोर्सेज ही हमारे IIT बॉम्बे में उस जमाने में कंपलसरी हुआ करती थी। अभी क्या कंपलसरी मुझे नहीं पता है, बट हाँ, कुछ कोर्सेज कंपलसरी होते हैं और कुछ कोर्सेज इलेक्टिव होते हैं और कुछ कोर्सेज इंस्टीट्यूट इलेक्टिव होते हैं। ये जो मैं IIT बॉम्बे का बता रही हूँ, इंस्टीट्यूट इलेक्टिव मतलब इंस्टीट्यूट वाइड में अपने ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच का कोर्स भी लेना है तो आप ले सकते हैं उस इलेक्टिव कोर्स के लिए। एंड हाउ डू यू मेंटेन योर डायरी? डायरी, ओके। ये डायरी वाला क्वेश्चन, थोड़ा डायरी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। Ma'am, how to avoid silly mistakes while giving test actual exam? So this happens a lot. ये देखा जाए तो एक टेस्ट देते अपने आप थोड़ा यू हैव टू फोकस मोर। जितना टेस्ट देंगे उतना समझ आएगा कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, किस टाइप की गलतियाँ करते हैं। जैसे कि मैं कभी-कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देती थी। ये गेट का तो नहीं बोल रही हूँ, बट बचपन का बोल रही हूँ। सो मतलब मैथ्स में 12th तक के, बचपन ज़्यादा नहीं था। बट तो जब आप जैसे गेट में भी कभी मैं डबल चेक करती थी कि हाँ, कहीं मैंने गलती से तो कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा। और एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, मतलब नेगेटिव मार्क्स होते हैं ना, सो इट मैटर्स। तो ऐसा नहीं कि तुक्का-तुक्का में हाँ, चलो ये भी तुक्का मार दिया, हाँ, चलो वो भी तुक्का मार दिया। इट शुड नॉट वर्क लाइक दैट। केबीसी सब देखते होंगे, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं। सो कैलकुलेटेड रिस्क लेके देखिए कि हाँ, इफ यू आर श्योर देन ओनली मार्क, इफ यू आर नॉट श्योर चेक, फील कीजिए कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे तुक्का तो नहीं मार रहे हैं। सो दैट इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग। ओह, 21 क्वेश्चंस। व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? हाँ, मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी वही 3rd सेमेस्टर से, आई थिंक। हाँ, 3rd सेमेस्टर से। उसके बारे में पता ही नहीं था। And how did you decide that during BE? हाँ, so as I told, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए। So that's how I thought कि चलो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। मैम, in placements IIT's professor help you in coding part during preparation? नहीं, IIT बॉम्बे में ऐसा नहीं है। You have to prepare for placements on your own. They are preparing you to become a better computer science engineer, I should say. आप अपने सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कैसे काम कर सकती है, ये समझाया जाता है। एक सब्जेक्ट होता है, मैंने जो बताया था, एक प्रोग्रामिंग वाला सब्जेक्ट होता है, बट इट इज़ मोर ऑफ आप एक प्रोजेक्ट में क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन पे क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथन के कुछ फीचर्स, किसी प्रोफेसर को जावा सिखाने के कुछ फीचर्स थे, तो वो फीचर सिखाते हैं। हमारे में तो ये भी था कि आपका जो कंपाइलर होता है, वो पीछे कैसे काम करता है, या फिर आप एक कंपाइलर कैसे बना सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें थी। सो इट्स ऑल अबाउट साइंस ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स। जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन है वो खुद को करनी पड़ती है। एंड एज मोस्ट ऑफ द पीपल से, देयर इज नॉट मच स्पून फीडिंग इन IITs। आपको प्लेटर में कुछ लाके नहीं दिया जाता। मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर कैसे क्रैक कर सकता हूँ? फर्स्ट सेमेस्टर में गेट कैसे क्रैक कर सकते हैं? थोड़ा क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दीजिएगा। विच सब्जेक्ट्स डिड यू लेफ्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मैंने सॉफ्टवेयर, सर आपको सब्जेक्ट नाम याद हो तो प्लीज बता दीजिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट था, अभी नहीं है Okay. गेट में, पहले था। अच्छा, ओके अभी ओके, कुछ हाँ। सिलेबस चेंज हो गया ना। एक वेब टेक्नोलॉजी अच्छा। करके भी था तुम्हारे टाइम में, अभी वेब टेक्नोलॉजी भी हट गया है, रिमूव हो गया। अच्छा, ओके। सो आप लोग की चॉइस होगी कि आप कौन सा छोड़ना चाहते हैं, बट बी वेरी केयरफुल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं उससे, और बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत अच्छा कीजिएगा। As a student, how many minimum subjects should we target? I should say you should target most of the subjects, leave one or
थोड़ा मोड़ा अगर किसी ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर टारगेट नहीं करेंगे तो आप हर सब्जेक्ट में हर चीज कवर नहीं कर पाता इंसान। अगर आप टारगेट में ही छोड़ देंगे उसको तो फिर एम फॉर मून सो दैट यू कैन रीच टू स्टार्स, ऐसी वाली बात है फिगरेटिवली। Should you focus on development profile or focus 100% on grade preparation if I am third year semester? Development profile क्या होता है? Sorry, I did not understand your question. Please clarify. Okay. How many hours a day on an average? On an average, depends upon day to day, but minimum you can spend like 2 hours minimum I should say. Minimum मतलब minimum. मैम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब से करना है? आफ्टर कंप्लीट गेट फुल सिलेबस और स्टडी गेट सिलेबस एंड कंटिन्यू टेस्ट सीरीज। सर की जो डेली टेस्ट वीकली टेस्ट सीरीज होती होंगी वो तो सीरियसली देते रहिए। मैंने मेरे टाइम में सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ था फिर भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, नवंबर दिसंबर में जो स्टार्ट होती है, जो ऑल इंडिया रैंक टेस्ट सीरीज होती है। विच ईयर क्लियर गेट एग्जाम? 2011 जहां तक मुझे याद है। हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड गेट एग्जामिनेशंस? कॉलेज में आपको क्वेश्चंस बहुत ही, मेरे ज़माने में जब हुआ करता था तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। हाउ टू डू दिस, हाउ यू डू दैट। और पुराने पेपर्स देख लिए जाएं तो आई शुड से 80% उन्हीं क्वेश्चंस में से आता था पुराने। अगर 5 साल के पेपर्स देख लें तो यूनिवर्सिटी के 5 से 7-8 साल, जितने हिसाब के आपको मिल जाए, मिनिमम 5 साल। सो आई शुड से 60 to 70% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। डू दैट वेरी वेरी नाइसली। उसके अलावा क्लास में कभी कभी प्रोफेसर बोल देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डू दैट वेरी नाइसली। बाकी इफ यू आर फोकसिंग ऑन गेट, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको कॉलेज में वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। मैंने कहा समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, रट्टा मारना चाहिए नहीं बोल रही हूँ, केवल समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ बेस की पढ़ाई उसके ऊपर होती है। सो यू शुड नेवर से कि मैं गेट का पढ़ रहा था इसलिए मैं कॉलेज का नहीं पढ़ पा रहा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज यूजफुल। एमटेक का कौन सा सब्जेक्ट कोर्स प्रिपेयर करें? मैम सीएस के बेस्ट कोर्स। एमटेक में कौन सा कोर्स प्रिपेयर करें? सीएस का बेस्ट कोर्स। आप ये जानना चाह रहे हैं कि एमटेक में कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना मतलब चाहिए? That cannot say. It totally depends upon your interest. अगर आपको जानकारी चाहिए होगी कि कौन से कोर्स का मतलब कौन सा कोर्स चूज करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट या पहले से आना चाहिए, वो किसी से आप पूछ सकते हैं, आपके सीनियर से आप पूछ सकते हैं या फिर सर से आप पूछ सकते हैं। और कुछ बेसिक्स हैं जैसे कि अगर आपको I'll talk about it later maybe. Oh, I have 30 minutes. Okay. Study starting and study ending time. Again, I won't say anything. It's up to you. Just be interested and study dedicatedly. Opportunity of computer science. Share some tips. Opportunity of computer science. Question थोड़ा पूरा लिखिए please. Ma'am, how to maintain time with semester exams? Any suggestions how you can prepare this time, as now we will be having exams till January? Sir, इसमें मुझे clarification चाहिए रहेगा. प्रैक्टिस कहाँ से करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे डेवलप करें? अगेन टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितना टेस्ट हो सके, एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ये करें। इंपॉर्टेंस ऑफ बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बीटेक फाइनल ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, वन मोर कैवियट। मैंने आईआईटी बॉम्बे में मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो गया था, सो आई हैव नॉट गिवन एनी इंटरव्यूज जो कि एडमिशन के लिए काम आते हैं, मास्टर्स की एडमिशन के लिए। सो फॉर दैट पर्पस आई रिक्वेस्ट सर कि सर दूसरे स्टूडेंट से बात कराएं जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा एडमिशन के लिए, वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे कि फाइनल ईयर कैसे काम आता है। इंटरव्यू सिर्फ आईआईटी दिल्ली में होता है बस, बाकी कहीं नहीं होता। अच्छा, कानपुर में भी नहीं हो रहा है? कानपुर में सिर्फ टेस्टिंग अभी और कोडिंग टेस्टिंग होती है बस, ओके, इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ बीटेक फाइनल ईयर। ओके, माय ईसीई बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल ईसीई से हूँ, बर्टिगेट दिया जाता हूँ। आईआईटी के अलावा कौन सा कॉलेज अलाउ करते हैं एमटेक के लिए नॉन स्किल्स बैकग्राउंड वालों को? सॉरी शुभम, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आप प्लीज और किसी से पूछिए। आप हर एक दिन को शेड्यूल करते थे? हाँ, मैं डेट वाइज, जैसे कि आज क्या है 29 ऑफ नवंबर, मुझे पता था कि 29 ऑफ नवंबर को मैं कौन सा सिंपल टॉपिक पढ़ना चाहती हूँ। After clearing gate 30, did you revise all gate stuff before going to gate counseling interview? Again मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था।
आइडियल टाइम टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स, मैंने मॉक एग्जाम्स नवंबर में देना स्टार्ट किए थे, बट सर आपको अभी के गेट के हिसाब से ज़्यादा गाइड कर पाएंगे। हाउ डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन IIT बॉम्बे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। Is IIT Bombay provide the internship facility during MTech final year? At times yes. मैम आप हर एक दिन को शेड्यूल करती थी in last 2 months? In last 2 months, I think in last 1.5 month or so, टेस्ट देते जाओ। It was not about scheduling, उस टाइम था कि जो टेस्ट में नहीं आ रहा है वो पढ़ते जाओ, जो टेस्ट में नहीं आ रहा है वो पढ़ते जाओ। एंड बिलीव मी, इतना कुछ आपको नहीं आएगा अगर आप सीरियसली दे रहे हो, और अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप हो सकता है बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, आपका बैकलॉग बहुत रहेगा, हाँ मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। सो आई थिंक मैंने वही क्लियर किया था उस टाइम। ओह 44 मैसेजेस, ओके, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है इसके आगे, बट ओके आई ट्राई टू give answers as quickly as possible. Your approach on revision and problem solving, specifically OS, COA and TOC questions. OS, COA and question. Operating system, COA and TOC. TOC theory of computation, हाँ operating सर, system, हाँ वो याद है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अभी क्या है ना कि आकांक्षा को काफी टाइम हो गया 2012 भूल गई है मैं ना, भी थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा है क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे ले लो क्वेश्चन। हाँ, कोडिंग को कैसे इम्प्रूव करना है? पहली बात तो क्या आपको रियली अभी कोडिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है क्या? अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं तो हाँ, और अगर गेट के लिए बैठ रहे हैं तो मुझे अभी गेट का कंसेप्ट नहीं पता है, बट यूजुअली डेटा साइंस एंड एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स 2 कोर्सेस होते हैं, आपको ADA बोलते थे, एल्गोरिथम डिजाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अभी से अपना बेस क्लियर कर लीजिए, आपको आगे भी हमेशा प्लेसमेंट में काम आएगा। How many test series you took? I took, I guess, just 1 test series. How many? What were your marks in during test and how did you improve it? Improvement वही है, जो नहीं आता है करते जाओ, and don't take test marks by heart. बुरा नहीं लगना चाहिए. Your focus should always be on improvement. कैसे improve कर सकता हूँ? Okay. 48-49 messages. I'll take a break and I'll cover the next topic that I had scheduled. I'll get back to you guys after the topic. क्योंकि आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो बताना चाहती हूँ। सर इज इट ओके? हाँ कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ऑलराइट। सो ऐसा हो सकता है कि अपने पास IITs, IIScs एंड NITs ज़्यादा नहीं है, और कुछ लोग इसके आगे भी स्टडीज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट चॉइस होती है ऑपरेशंस रिसर्च। और हाँ, सो ऑपरेशंस रिसर्च क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगी। ऑपरेशंस रिसर्च मतलब ऐसे एनालिटिकल मेथड्स का यूज करना जो कि आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो, और इसके लिए 2 मेन इंस्टीट्यूट हैं, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। ये ऑपरेशंस रिसर्च के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं अभी दूंगी एग्जांपल्स के थ्रू। बस ये जान लीजिए कि IIT बॉम्बे में एक ब्रांच का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च, मैंने एंड छोड़ दिया गलती से, और IIT कानपुर में एक ब्रांच है इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, जहाँ कंप्यूटर साइंस के बच्चे जा सकते हैं, और सही मतलब उनका रिक्रूटमेंट अच्छा होता है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, सैलरीज भी अच्छी मिलती है। इनमें क्या पढ़ाते हैं? आपको पढ़ाते हैं ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, स्टोकेस्टिक मेथड, गेम थ्योरी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन एनालिसिस, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। बेसिकली 2 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। एक टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको इंडस्ट्री कैसे रन होती है उसको समझाने के लिए होते हैं। जैसे सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन मतलब आप प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कहीं से खरीद के आपको प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री से वेयर हाउस में या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाके वहां से कैसे आपको कस्टमर तक पहुंच रहा है। दिस होल इज अ सप्लाई चेन। सप्लाई कैसे हो रहा है पूरे चेन में, दिस सप्लाई चेन, उसका सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसमें कैसे हो सकता है, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये सब चीजें होती हैं जो आपको इस चीज से अवगत कराती हैं कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। दूसरे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको एनालिटिकल मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स होता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं। सिमुलेशन से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मशीन लर्निंग से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं टू मेक बेटर डिसीजंस। तो ये इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। इन दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स को मिला के, और मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में कुछ मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इन चीजों को मिला के एक नया डिसिप्लिन बनाया गया है ऑपरेशंस रिसर्च का। और इस डिसिप्लिन
के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप गेट क्लियर कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये आपका प्राइमरी चॉइस होना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आपका प्राइमरी चॉइस नहीं होना चाहिए। ये प्राइमरी चॉइस हो सकता है आपका अगर आपको एग्जैक्टली क्लियरली पता हो कि मुझे आर्टिफिशियल नहीं, मुझे मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में ही जाना है। लेकिन ये आपका प्राइमरी चॉइस नहीं होना चाहिए जब आपको पता नहीं है आपको क्या करना है लाइफ में आगे। जिसके लिए बोलूंगी आप कंप्यूटर साइंस चूज कीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू भी आप डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी इस चीज में, जो भी डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है या मशीन लर्निंग लेना चाहता है उनको ये थोड़ा मैथ्स इंटेंसिव कोर्सेस होते हैं। आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए। आप अभी से तैयारी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, और आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कौन हायर करेगा आपको? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, इनफैक्ट आईपीएल भी आप जानते हैं वो भी हायर करते हैं। इंडिगो, अमेजॉन, शेल, गूगल, वॉलमार्ट, मर्सिडीज बेंज, क्रेडिट स्विस, जेपी मॉर्गन। सो अगर मैं इनको एक ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहूँ तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री में जो होता है इंडिगो है, इसलिए भी कंपनी हो सकती है। एक्सॉन मोबिल जो जिसमें मैं काम करती हूँ वो एक ऑयल एंड गैस कंपनी है। शेल एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, आजकल शेल के पेट्रोल पंप इंडिया में भी आ रहे हैं। या फिर अपना रिटेल जैसे कि अमेजॉन, वॉलमार्ट, ये सब आपको हायर करते हैं, फ्लिपकार्ट हायर करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फर्म्स जैसे कि जो जेपी मॉर्गन आपको हायर करते हैं। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिलीवर आपको हायर करते हैं, और गूगल भी आपको हायर करता है, फेसबुक हायर करता है, एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको हायर करते हैं। सो इस डिसिप्लिन को लेके आप इन कंपनीज में जा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 एग्जांपल्स दूंगी, एक एग्जांपल थोड़ा डिटेल में लेती हूँ और एक एग्जांपल थोड़ा लाइटली दूंगी। ये एग्जांपल से आपको कनेक्ट करना चाहूंगी। कई लोग एयरप्लेन में बैठ चुके होंगे। सो क्या क्या बिहाइंड द सीन्स होता है आपने देखा होगा कि जो प्राइसेस होती हैं फ्लाइट टिकट्स की वो हमेशा फिक्स नहीं होती हैं। तो ये फ्लाइट टिकट्स कैसे सेट होती हैं, ये एक बात होती है। डायनेमिक प्राइसिंग बोलते हैं इसको, प्राइस ऊपर नीचे होती है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये पुराने हिस्टोरिकल सेल्स डेटा पर कि पिछले साल या पहले महीनों में कैसा ट्रेंड चलता आ रहा है। आजकल सीजनैलिटी बोलते हैं, वीकडे है या वीकेंड है, वीकेंड में ज्यादा टिकट्स बिकती है, वीकडे में कम बिकती हैं। हो सकता है मंडे को ज्यादा बिकती हो कि लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, फ्राइडे को ज्यादा बिकती हो। सीट अभी बुक हो चुकी हैं क्या, तो थोड़ी मोड़ी कुछ सीट्स बची होंगी तो उनका रेट बढ़ा दिया जाता है, ऐसा भी होता है। सो इस चीज में डेटा साइंस लगता है, जैसे कि डिमांड फोरकास्ट करना है, हमको जानना है कि आगे क्या डिमांड है, उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन लगता है, क्योंकि अब कंपनी को ऐसी प्राइस सेट करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टिकट खरीदें और ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बिकें। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन लगता है। पे असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब क्या है? एक एयरलाइन है जैसे इंडिगो है, उसके पास जितनी फ्लाइट्स होती है, फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली फ्लाइट, इतने बजे से इतने बजे जाने वाली फ्लाइट, दैट इज फ्लाइट। और एयरक्राफ्ट क्या होती है? जिसमें आप बैठ के जाते हैं। तो एक कंपनी के पास जैसे इंडिगो के पास कुछ लिमिटेड ही एयरक्राफ्ट होती हैं और उससे ऑब्वियसली उससे ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं। तो कौन सी वाली एयरक्राफ्ट किस फ्लाइट में के लिए यूज करनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर सकता है कि वो एयरक्राफ्ट में कितने सीट्स हैं, किस टाइप की सीट्स हैं, कितने बिजनेस क्लास हैं, कितने नहीं हैं, और उसकी मेंटेनेंस पे तो नहीं गई हुई वो एयरक्राफ्ट, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं। और होता है कि जो एयरक्राफ्ट को शेड्यूल करते हैं, अब मैं रायपुर से जा रहा है दिल्ली, दिल्ली से आ रहा है मुंबई, बहुत रैंडम से रूट बना रही हूँ, दिल्ली से आ रहा है मुंबई, मुंबई से आ रहा है बैंगलोर, बैंगलोर से रायपुर, ये फ्लाइट वापस रायपुर आनी चाहिए, उसका एक होम बेस होना चाहिए, तो ऐसा साइकिल घूम के आएगा, ये एक कंस्ट्रेंट हो सकता है। इनका रूटीन चेकअप होता है, मेंटेनेंस होता है, तो ये होना चाहिए, ये किस टाइम पर होना चाहिए, ये शेड्यूल करना। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 डिसीजंस होते हैं जिसके थ्रू हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कौन से वाले फ्लाइट के लिए यूज होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एयरलाइन इंडस्ट्री के, एंड दे ट्राई टू ऑप्टिमाइज दिस। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं हम, यूटिलाइजेशन को, मतलब जो भी हमारे एयरक्राफ्ट है उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट की कीमत होती है। तीसरा प्रॉब्लम होता है एयरलाइन इंडस्ट्री का क्रू शेड्यूलिंग। क्रू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आपके पास कुछ एम्प्लॉयज हैं जो क्रू होते हैं, आपके पायलट्स होते हैं, आपकी एयर होस्टेस होती हैं, ये लोग जो होते हैं उनको फ्लाइट में असाइन करना है, कौन सा इंसान किस फ्लाइट में ट्रैवल करेगा, सर्विस देगा। उसके लिए उनके खुद की वेकेशंस होती हैं जिसको असाइन करना, सोचना पड़ता है। उनको भी अपनी रेस लोकेशन पर आना होता है। मैं एक बैंगलोर की रहने वाली इंसान
आप मुझे पहले बैंगलोर से न्यू दिल्ली ले गए और न्यू दिल्ली से फिर दुबई, दुबई से न्यू दिल्ली, दिल्ली से दुबई, ऐसी वाली फ्लाइट में नहीं डाल सकती। मुझे इवेंचुअली आपको वापस बैंगलोर में लाके देना पड़ेगा। सो ये भी एक कंस्ट्रेंट होता है। फिर ऐसी चीजें होती हैं कि एक अटेंडेंट इतने घंटे से ज्यादा या एक पायलट इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, फ्लाइट नहीं चला सकता। ये सब चीजें होती हैं। सो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इस चीज में सॉल्व करने के लिए, जिसको सॉल्व करते हैं ऑप्टिमाइजेशन से। सो ये एक एग्जांपल हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल। एक और एग्जांपल जिससे आप बहुत ज्यादा अवगत होंगे वो है रिटेल इंडस्ट्री का। जैसे कि आप आजकल के जमाने में स्पेशली कोरोना में लोग अमेजोन का यूज बहुत कर रहे होंगे, फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे होंगे। सो पहली बात आती है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए आपका सर्च किस टाइप का है, जैसे आप सर्च कर रहे हैं वैसे बाकी लोग ने सर्च किया तो उन्होंने क्या खरीदा, इसके हिसाब से एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो हो सकता है आप वो चीज खरीद लें। तो ये एक चीज होती है। दूसरा होता है डिस्काउंट पॉलिसीज डिसाइड करना। अब हम अमेजोन का कुछ महोत्सव होता है जिसमें वो प्राइस डिस्काउंट देते हैं। तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, किस चीज पर कितना देना चाहिए, किस में कितना फायदा होगा, ये डिसाइड करना। क्योंकि सबको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस रुपीस का गेम होता है। अगर आप अमेजोन का कितना रेवेन्यू है वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कितना बड़ा डिसीजन है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि मान लीजिए अमेजोन का खुद का एक प्रोडक्ट है किंडल, किंडल उसने बनाया है, तो कौन से आपके अगर छत्तीसगढ़ में उसको बेचना है तो बिलासपुर में एक जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो सकता है, रायपुर में हो सकता है, दुर्ग में हो सकता है। तो कहाँ पर कितने रखने चाहिए, कितने प्रोड्यूस करने चाहिए, जितनी बिक्री हो रही है उसके हिसाब से ये एक डिसीजन होता है। वेयर हाउस लोकेशन छत्तीसगढ़ में या इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या वेयर हाउस जहाँ पर सामान स्टोर करते हैं कहाँ बनाने चाहिए। लॉजिस्टिक्स, जब एक आप सामान खरीदने की कोशिश करते हैं तो जिसने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूसर या फिर जो सेल कर रहा है सेलर, उसके पास से लेके आना, दैट इज फर्स्ट माइल। उसके पास से अमेजोन की फैसिलिटी में लेके आना। अमेजोन की फैसिलिटी मान लीजिए बैंगलोर में आया है सामान, बैंगलोर की उस फैसिलिटी से ले जाके छत्तीसगढ़ तक डिलीवर कराना। कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगा, आप उसमें आपका ऑर्डर डिटेल्स में देखेंगे तो दिखेगा आपको कि हाँ यहाँ 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 पहुंचा है। वो डिसाइड करना कि हर एक प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, हर एक प्रोडक्ट कैसे जाएगा, कितने बड़े बक्से में जाएगा, ट्रेन से जाएगा, प्लेन से जाएगा, ये डिसाइड करना। फिर लास्ट माइल डिलीवरी, अब आ गया आपके छत्तीसगढ़ में दुर्ग तक के। अब यहाँ से आपके घर तक पहुंचाने के लिए उनके पास कितनी बड़ी गाड़ियां हैं, कितने ड्राइवर हैं, कौन सा ड्राइवर किस दिन किस प्रोडक्ट को उठा के किसको डिलीवर करेगा, कौन से पिन कोड पर जाएगा। आप एक छोटे से अमेजोन के क्लिक के पीछे इतना कुछ होता है, इतने डिसीजन लेने होते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कौन लोग होते हैं? बना ले फ्री के लेक्चर दिला ले। ऑलराइट, सिमिलरली पिकअप वापस लेने के लिए क्या हो सकता है कि इतने सारे जगह से हर एक इंडिविजुअल से पिकअप लेके आना। सो कौन सा इंसान जाएगा पिकअप करने के लिए, कितना बड़ा बैग लेके जाएगा, ये चीजें जो होती है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। रिटेल इंडस्ट्री में ये सब चीजें होती हैं। और हर एक डिसीजन के पीछे हमारे ऐसे दिमाग वाले लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं और देते हैं कि आप कंपनी का फायदा कैसे करा सकते हैं, अच्छे से उनके जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये काम होता है ऑपरेशंस रिसर्च के लोगों का। सो जॉब प्रोफाइल किस टाइप की होती है इसमें? डेटा साइंटिस्ट की जॉब प्रोफाइल होती है जिनका काम होता है कि जो पुराना डेटा है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर करना। जैसे कि अपन डिमांड फॉरकास्ट कर रहे थे कि पिछले इतने महीनों में ऐसी बिक्री हुई है, तो अब अगले एक हफ्ते में कैसी बिक्री हो सकती है किसी प्रोडक्ट की। और कंसल्टेंट होते हैं या ऑपरेशन रिसर्च कंसल्टेंट या फिर डिसीजन साइंटिस्ट होते हैं जिनका काम डिसाइड करना होता है। जैसे कि अभी मैं पुराना एग्जाम्पल ले रही थी, इस एग्जाम्पल में कौन से गाड़ी को यूज करके कौन सा वाला ड्राइवर आपको अमेजोन डिलीवरी देने आएगा और कौन कौन से घर जाके किस रूट से डिलीवरी देगा, ये एक होता है एक काम डिसीजन साइंटिस्ट का। सप्लाई चेन एनालिस्ट, अब जैसे मैंने बताया सप्लाई चेन क्या होती है, कहाँ से प्रोडक्ट लेके आना है, खरीदना है, कैसे मैन्युफैक्चर करता है, कितना मैन्युफैक्चर करना है, कौन कौन से रूट के थ्रू पूरा कस्टमर तक जाना है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें बहुत पैसे हैं आजकल। और इस फील्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए सप्लाई चेन एनालिस्ट होते हैं। सो ये 3 टाइप की बहुत मेन जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। ये मुझे बताना था ऑपरेशंस रिसर्च के बारे में। इसके बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये स्लाइड्स शेयर करूंगी, इसमें मैं अपना लिंक्डइन आईडी दूंगी, किसी को आगे इंटरेस्ट हो तो आप इसमें आगे हमसे जानकारी ले सकते हैं। ओके, ISI में भी होता है OR। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग।
मुझे पता नहीं था। और अगर CS ब्रांच के लोगों को मौका मिलता है तो अच्छी बात है। ISI को भी आप ऑप्शन है, कोई बता रहे हैं हमें। क्या प्लेसमेंट के बाद भी आप क्वेश्चंस आगे लिख सकते हैं, मैं और आंसर करने की कोशिश करूंगी। क्या प्लेसमेंट के बाद भी वर्किंग लाइफ में कॉम्पिटिटिव कोडिंग की नीड होती है? हाँ बिल्कुल जरूर होती है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग की नीड आपको हर वक्त, मेरे ख्याल से 5 से 7 साल तक की, जब तक आप लीड या फिर प्रोजेक्ट लीड की पोजीशन तक नहीं जाते हैं, तब तक ये कोडिंग हमेशा आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। फॉरगेट अबाउट आपको आना चाहिए कि नहीं, आपको डेफिनेटली आना चाहिए। यू शुड बी वेरी नाइस इन व्हाट यू आर डूइंग। सो आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। ओके आप पढ़ते कैसे थे? ओके डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सॉरी नहीं बता पाऊंगी। Git is more beneficial, but a lot of students go for extra skills and job placements. Why? सोशल टॉपिक है, नहीं बता पाऊंगी। IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट कैसा, का कैंपस कैसा है? IIT बॉम्बे का कैंपस बहुत ही प्यारा है। मोटिवेट करने के लिए जरूर बता दूं कि वहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत ही औसम है। मैं जो जिंदगी में कभी खेला कूदा नहीं करती थी, वहाँ जाके मैंने स्पोर्ट्स ट्राई किया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अदर देन दैट, आपको जो भी इंटरेस्ट होगा उसके लिए कोई ना कोई क्लब जरूर है। इवन रूबिक्स क्यूब जो आप सॉल्व करते हैं, इवन उसके लिए क्लब है, आर्ट के लिए क्लब है, डांस के लिए क्लब्स हैं, सिंगिंग, परफॉर्मेंस। आपको एक अलग ही आउटलुक प्रोवाइड होगा, एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा। किसी भी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाके देखिए। एक और बात, वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं। उनका, आपको कम से कम 2 प्रोफेसर्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, कम से कम 2, हो सकता है कि सारे प्रोफेसर अच्छे लगे। उनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। आपको सब्जेक्ट पढ़ के सीख के बहुत मजा आने वाला है। ओके ओके आई डोंट नो दिस। आपको कितना पैकेज मिला? बहुत पुरानी बात है। मेरे मास्टर्स के बाद मुझे पैकेज मिला था अराउंड 13 LPA का। मेरा सिलेक्शन हुआ था VMware और EMC स्क्वायर नाम की कंपनीज में। ये ओके अरे 3 months sufficient. 3 months are not at all sufficient for gate preparation. Whoever is thinking 3 months can be very good to try hard, to work hard, and they will be very beneficial आगे जाके next time आप जब गेट देते हैं तो। But don't lose hope, keep studying. मैम एक मिनट, 3 months सफिशिएंट हो भी सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो। सो आई शुड नॉट से कि नहीं सफिशिएंट है। इट्स अप टू यू, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैम वर यू डूइंग कोडिंग अलोंग विद गेट प्रिपरेशन ड्यूरिंग BE? मेरा मेन फोकस गेट निकालना था, but that doesn't mean I was not coding. I was coding sometimes, but I was not an avid coder, to be frank. What is difference between IITs and international colleges for masters? Awesome. मुझे एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ने का, बट डेफिनेटली से अगर आपको मौका मिल रहा है जाने का और आपको लगता है कि आगे मार्केट सही रहेगा, आपको जॉब मिल पाएगी, ताकि अगर आपने लोन लिया है तो आप हटा सकें उसको और आगे जाके अच्छा कर सकें, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई गोइंग देयर। इनफैक्ट कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू गो देयर, बट इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन किस कॉलेज की बात कर रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल कॉलेजेस से IITs बेटर हैं डेफिनेटली, और कुछ इंटरनेशनल कॉलेज IIT से बेटर हैं, ये भी बात है। सब्जेक्ट्स कंप्लीट कैसे करते हैं? कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। यू जस्ट फील कि एक बार मैंने वो टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली मुझे पता है, देन यू कीप ऑन गिविंग टेस्ट पेपर निकाल के सॉल्व करते रहिए। जो नहीं बनता है सॉल्व कर फिर से बनाते जाइए। कोई सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता है, एग्जाम तक खत्म नहीं होता है। ऑनलाइन वेबसाइट टू प्रैक्टिस टॉपिक विद क्वेश्चंस, मैं बहुत पुरानी इंसान हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। Who did you revise subject? How did you revise subjects? रिवाइज सब्जेक्ट्स में अगेन यूजुअली सब्जेक्ट्स की मुझे जो चीज़ें नहीं आती है उसकी कॉपीज बनाती थी, एंड आई यूज्ड जस्ट टू रीड अबाउट दोस। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है कि, और सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आई कुड नॉट सॉल्व एंड व्हिच आई थॉट आर इम्पोर्टेंट। हाउ टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, व्हाट यू स्टडी इन एग्जाम डे?
एग्जाम डे में पढ़ी हुई चीज तो याद नहीं होती है, बट कैसे कॉन्सेप्ट याद करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा आते जाएगा. How were my marks initially during test and how did you improve it? So I think I'm repeating the questions. So हाँ, so मेरे मार्क्स कैसे थे? मेरे मार्क्स कई बार ऑल इंडिया टेस्ट में उतने अच्छे भी नहीं आए थे. ऐसा भी होता था कि 100 में से मैं 32 मार्क्स पे आया था. I just remember right now. How did I improve? I persistently worked for it. There is no other way rather than persistently and dedicatedly working. I cannot give you any answer to that. मैम वेट, फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे क्या करना चाहिए? मैम सर से पढ़ने के अलावा आपने और किसी और अपनी ओर से क्या करती थी और क्या करना चाहिए? अगेन, मैं सर से पढ़ने के अलावा भी जो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व किया करती थी. अभी यूजुअली और हाँ, मतलब सॉल्व किया करती थी. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, मेरे टाइम में तो ऐसे ही था कि सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू. सर ने कुछ गेट का मटेरियल भी प्रोवाइड करा था. सर सारे क्वेश्चंस क्लास में नहीं करा सकते, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन. तो जो क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व किए थे और दोस्तों से पूछना, सर से पूछना, ऑनलाइन देखना, ये किया करती थी. इज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल इन IIT बॉम्बे? मेरे टाइम में नहीं था, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो टू द कंप्यूटर साइंस वेबसाइट ऑफ IIT बॉम्बे एंड सर्च देयर. आपको नहीं मिलता है तो मुझे लिंक्डइन में पूछिएगा, बट हाँ, अपना होमवर्क करके पूछिएगा. जस्ट फिगर इट आउट. मेरे ख्याल से आपको मिल जाना चाहिए. अभी है या नहीं, मेरे टाइम पे नहीं था. योर 2 years in IIT बॉम्बे, अमेजिंग एक्सपीरियंस. थोड़ा स्ट्रेसफुल था स्टार्टिंग में क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ प्रेशर एंड दैट काइंड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस. हमारे जो स्टडीज होते हैं अपने इसमें, अपने कॉलेज में, उसका पढ़ने का तरीका और वहाँ जो ऐसे पढ़ाते हैं उनका तरीका थोड़ा अलग होता है. वहाँ आपकी लॉजिक और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चंस मेनली होते हैं. यहाँ पर आपके मेमोरी पर क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं. सो देयर वाज डिफरेंस, बट अदरवाइज द स्टे वाज ऑसम एंड आई होप यू विल एंजॉय इट. आप लोग का सिलेक्शन होता है तो आई डेफिनेटली लाइक टू टॉक टू यू. Ma'am, I did my data science course from Udacity and LinkedIn Learning. Please accept my request in LinkedIn to see your daily productivity update. सवाल नहीं सुना है, but I'll try to see you in LinkedIn. Yeah. IIT के सारे फैकल्टी स्ट्रिक्ट होते हैं या फ्रैंक भी होते हैं? IIT के मोस्ट फैकल्टीज फ्रैंक होते हैं. इनफैक्ट यू कैन गो, कोई भी कितना भी प्रोफेसर कितना भी रूड हो, यू कैन डायरेक्टली गो टू हिम और हर एंड आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली. यू कैन इवन गो टू देयर रूम्स. मोस्टली लोग वेलकम करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ प्रोफेसर्स एंड टू आस्क क्वेश्चंस. इवन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हियर इटसेल्फ. सिद्धार्थ सर से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछिए, प्रैक्टिस बनाए रखिए. कोई प्रोफेसर कितना भी डरावना लगे या कितना भी अच्छा लगे, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. इंटरडिसिप्लिन डिपार्टमेंट प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट फॉर IIT फॉर CSE. इंटरडिसिप्लिन डिपार्टमेंट प्लेसमेंट फॉर CSE, मुझे सवाल नहीं समझ में आया, सॉरी. प्रिपरेशन के टाइम आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? कोई शेड्यूल नहीं था. आई वर्कड व्हाटएवर टाइम आई कुड. इफ गुड स्कोर इज लो, व्हाट टू डू? सर बहुत सारे ऑप्शंस बता सकते हैं. मेरे टाइम में उतने ऑप्शंस नहीं थे, बट आई विल से सर से बात कीजिए. मुझे आजकल की ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट आई नो हमारे ज़माने की ज़्यादा से कंपैरिजन में अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं. एक ऑप्शन मैंने ये भी बताया कि अगर गेट का स्कोर आपका लो है तो आप इस इंटरडिसिप्लिन में भी, ऑपरेशन रिसर्च में भी जा सकते हैं. तो इसमें आकांक्षा से ऑपरेशन रिसर्च में कितनी रैंक तक का हो जाता है? ओके, जैसे आलोक आर यू देयर? जैसे हम लोग CS की बात करें, CS में तो एडमिशन के लिए हमको टॉप 100 का टॉप 80 में आना पड़ेगा. ओके, IIT बॉम्बे जाने के लिए इसमें कितने रैंक तक चाहिए? श्योर. मैं एक क्वेश्चन आलोक से पूछना चाहूंगी. आलोक इज अ PhD इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च फ्रॉम IIT बॉम्बे. उनके पास 4 साल प्लस का ऑपरेशंस रिसर्च का एक्सपीरियंस है. अभी वो लीड हैं डेटा साइंटिस्ट और ऑपरेशंस रिसर्च के लोगों के. सो आपको अभी और के क्वेश्चन पूछने हैं तो उनसे पूछ सकते हैं. आलोक, आप बता सकते हैं क्या कितना रैंक होना चाहिए? अभी का तो मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली IOR के लिए मतलब तुम्हारा एक मिनिमम स्कोर होता है और स्कोर के बेसिस पे तुम्हें फिर कॉल आता है कि वो लोग फिर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं. तो आज के मतलब कोई भी एलुमनी से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं लिंक्डइन या फेसबुक पे. ओके. ओके, आपके टाइम का पता है क्या आपको?
आई मीन आपके टाइम में बहुत पहले की बात हो गई, बट जो भी कुछ अंदाजा किस टाइप का स्कोर अभी रहता है? अभी तो मुझे याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया। श्योर सर, ये सवाल का जवाब मैं कोशिश करूंगी आपको नहीं देने नहीं का ठीक, बाद में। कोई इशू नहीं, कोई issue नहीं। ओके ओके। इसमें मतलब इसमें तो सभी ब्रांच के लोग आ सकते हैं ना इस हाँ कोर्स में, सर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब कोई भी ब्रांच से पढ़ सकते हैं जाके। ओके, अपॉर्चुनिटी सेम है, मतलब प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा है इसका। हाँ, मतलब प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा है। ओके ओके ओके, थैंक और यू। अगर किसी को मतलब हायर स्टडीज में बाहर जाना है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है इसके बाद अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में बाहर। जैसे कुछ एग्जांपल्स। जैसे आपको MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, मतलब कहीं भी जाना है आपको मिल जाएगा इजीली। मतलब कंप्यूटर साइंस में ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, बट IUR के थ्रू से आपको इजीली मिल जाएगा बाहर। ओके, तो इसमें क्या हमको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है आईटी के बाद, करने के हाँ हाँ, बाद? सेम है वो। हम्म, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका अगर बाहर जाने के लिए भी मतलब दूसरे टेस्ट होते हैं। अगर वो कॉलेज वगैरह में अलग अलग स्कॉलरशिप की स्कीम्स होती हैं, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको पूरा फुल स्कॉलरशिप में मिल जाती है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। बच्चों आप लोगों को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, सो ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन ऑपरेशंस रिसर्च, उसके बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आईआईटी के प्लेसमेंट में 12th क्लास के मार्क्स मैटर करते हैं क्या मैम? प्लेसमेंट में आई थिंक बहुत घटिया मार्क्स नहीं होने चाहिए, बट अदरवाइज इट शुड नॉट मैटर। नहीं, उस पे और मैटर तो नहीं करता, क्योंकि आप रेज्यूमे देखोगे तो उसमें ओनली आपके बैचलर्स और मास्टर्स के मार्क्स होते हैं। ये बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हमारा परसेंटेज काफी कम है 10th में 12 में, तो आईआईटीज में उसका कितना मैटर करता है, एक डाउट ये सर, रहता है। और हाँ दूसरा, सर, जी जी। सर 10th 12th का कोई भी नहीं देखता है। और IITs में जो भी कंपनीज आती हैं, आपके मास्टर्स में जी जी। कितना GPA है वही देखते हैं। मतलब मोस्टली वही रहता है उनका क्राइटेरिया ओके शॉर्टलिस्ट करने का। ओके। और ऐसा नहीं कि वो लोग 8 9 के ऊपर ही मांगते हैं। इन जनरल लोग 7 के ऊपर भी होता है तो चलता है। हाँ, लगभग तो मैं भी देखा हूँ, काफी लोग का हो जाता, मतलब रूल बनाते हैं लेकिन रूल उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते वो लोग सब। हाँ, और अगर आपके अगर मार्क कम भी हैं तो आज के डेट में मतलब कैंपस के थ्रू से नहीं भी जाना है तो आपको बाहर से भी मिल जाएगा। अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, आप अगर ट्रैक कर रहे हैं तो आज के डेट में स्कोप बहुत अच्छी है, चाहे वो CSC की बात हो या OR की हो। ओके ओके ओके। ओआर के बारे में तुमको फर्स्ट टाइम में पता चला, पहले तो मालूम नहीं था हमें, अच्छा। तो इसलिए हम लोग एडवाइस नहीं कर पाते थे बच्चों को। हाँ सर, हम लोग हमेशा हैं अगर किसी को जानकारी चाहिए हो तो इस बारे में, क्योंकि मैंने भी अब अपना डोमेन चेंज करके मैं भी अब ऑपरेशन रिसर्च में ही काम कर रही हूँ। ओके ओके ओके, हाँ नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द ऑपरेशन रिसर्च फील्ड? सो मैं रिसर्च कर रही थी IIT बॉम्बे में आफ्टर माई मास्टर्स, जिसमें मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था और उसके लिए मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, कहीं से रिकमेंडेशन मिला। तो मैं ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना चाहिए, तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि ऐसी भी एक फील्ड होती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। Do they provide help in industry setup in a specific domain? Any इंडस्ट्री सेटअप मतलब आप खुद की इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं? ओके, आई डोंट नो। ओके, आलोक, ओवर के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं क्या इसके बारे में? हाँ, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में जनरली मैथ्स के बहुत क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि वो लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। और इंटरव्यू में जनरली आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ के गए होते हैं वही सब पूछते हैं। तो जनरली चेक करते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट और कितना डीपली कोई एक सब्जेक्ट में क्या आता है आपको। तो बेसिकली आपको पूछेंगे कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इस तरह का होता है। क्या बेसिकली ये वो देखते हैं कि हाँ क्या वो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का हो सकता है? हाँ, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है तो आप मतलब कोई भी ब्रांच के हो उसी ब्रांच के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या उसमें आपके बैचलर्स के प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं? हाँ, उसमें पूछते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, कोडिंग टेस्ट होता है क्या, पूछ रहे हैं और में? उस टाइम पे तो नहीं होता था और मुझे नहीं लगता कि अब भी होता होगा।
अंडर 600 रैंक को IIT भी मिल सकता है क्या आरए प्रोग्राम में? अभी क्या हाल है मुझे नहीं पता है सर, थोड़ा ज्यादा बेटर बता पाएंगे आपको शुभम? CSE के अलावा दूसरे ब्रांचेस में चांस तो हैं आजकल, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस मतलब काफी ज्यादा हैं। आई थिंक 4-5 ब्रांचेस है, तो थोड़ा जाके गूगल करके देखिए, शायद आपको मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए वो लोग जा भी नहीं पाते हैं। और एक और बात बता, मालूम नहीं रहता लोगों को। हाँ, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करी ये मैं अभी आपको नहीं डिस्कस कर पाऊंगी इस फोरम में। और एक और बात बताना चाहूँ कि आरए ज्वाइन करना कुछ बुरा नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मुझे 2 साल का एमटेक 3 साल में करना पड़ रहा है इसलिए मैं आरए ज्वाइन करूँ, ऐसा नहीं है। आरए को एक्सपोजर बहुत मिलता है, हैंड्स ऑन एक्सपोजर, जो कि आपकी इंडस्ट्री में बहुत काम आ सकता है। सो डेफिनेटली गो फॉर आरए इफ यू आर नॉट एबल टू गो फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप। और एक्चुअली देखोगे तो आरए लोग का प्लेसमेंट जनरल मास्टर से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ 3 साल रुकते हैं, तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इंटर्नशिप वगैरह ज्यादा कर पाते हैं, प्रोजेक्ट ज्यादा कर पाते हैं। तो मोस्टली अगर आपको रिसर्च इंजीनियर बनना है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कंपनीज में, तो दे प्रीफर आरए, तो उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं। तो अगर 3 साल का भी मिल रहा है आरए तो आप जाओ। डेफिनेटली। कितनी रैंक होनी चाहिए टीआरए? अभी का स्टेट मुझे नहीं पता है, सर से पूछेगा। नहीं, कॉल तो आ जाती है 600 तक की आरए के अंदर में, लेकिन वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है तो लोग रिटन निकले आते हैं, इसलिए मुश्किल जाता है। अच्छा, ओके, मैं देखती हूँ सर मैं इस बार में क्या हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे 1-2 आरए फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछूंगी। तो बच्चों, और भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का आज के लिए? कोई टाइप कर रहा होगा तो हम 1-2 मिनट रुक सकते हैं। जस्ट टीआरए के पैकेजेस हाँ सेम ऑफर होते हैं, वो नहीं देखते कि आप टी हैं या आरए हैं, पैकेजेस सेम होते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क डिफर कर सकता है, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि मतलब कुछ अच्छी कंपनीज कई बार आरए प्रेफर कर सकती हैं, क्योंकि आपको जानकारी ऐसे ना आरए आप 3 साल स्पेंड किए होते हैं, तो आपको अपने एरिया के बारे में जानकारी ज़्यादा हो सकती है, जिसके लिए आप असिस्टेंट हैं। Is it advisable to join direct PhD after BTech? After PhD, what is the scope and placement in research industries? Okay, good question. So, advisable है या नहीं है? आपको आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कैसे पता चला, ये जानना चाहूँगी। आपने पेपर पढ़े हैं क्या? आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने आते हैं क्या? आपको आपकी क्रिएटिविटी पता है क्या? क्योंकि रिसर्च इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, अपना क्रिएटिव ब्रेन अप्लाई करना। आप जो काम कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर आप अपना क्रिएटिविटी अप्लाई करके उसको और बेटर बनाना चाह रहे हैं। हाउ डू यू नो कि आप ये कर सकते हैं? ये एक थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन हो जाती है जब मुझे नहीं पता आपको पीएचडी करना चाहिए या नहीं। ये जवाब आपको खुद से पूछना होगा, समझना होगा कि पीएचडी में क्या चाहिए, क्या आपको वो बात समझ में आती है क्या। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि बैचलर्स कर लूँ, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं क्या आप नहीं कर पाएंगे तो चलेगा, या आप मास्टर्स लेके फिर पीएचडी करना चाहते हैं? 2 साल जिंदगी में लेट होने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट ये बोलूँगी कि हमें यहाँ पर रह के बीई में रह के कई बार स्पेशलाइजेशन के बारे में या एडवांस सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि आपको मास्टर्स में सीखने मिल सकता है। तो हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि मुझे इस चीज़ में रिसर्च में इंटरेस्ट है, बट आगे आप मास्टर्स करें तो आपको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा जानकारी मिले, या फिर कोई और ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो मुझसे पूछें तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मास्टर्स कर लें, बट अगेन चॉइस आपकी है, आप किस बेसिस पर पीएचडी डायरेक्टली करना चाह रहे हैं। जैसे आलोक ने भी पीएचडी किया हुआ है, तो आलोक का हाँ। क्या एक्सपीरियंस है पीएचडी में? हाँ तो हाँ सर, मेरे एक एक्सपीरियंस से मतलब मैं जितना भी देखा हूँ आईआईटीज में, तो जनरली पीएचडी एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, राइट। और आपका इंटरेस्ट भी मतलब ऊपर नीचे होता रहता है इतने लंबे टाइम में। तो मैं भी यही एडवाइस करूंगा कि आप मास्टर्स कर लो, क्योंकि जब आप मास्टर थीसिस करते हो 1 साल का एक प्रॉपर रिसर्च होता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको रिसर्च आप एंजॉय कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मतलब कुछ रिसर्च करना फिर उसको लिखना पब्लिश करना, वो स्किल सबके पास मतलब सबको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो
अगर आप डायरेक्ट बैचलर से जाओगे तो आपके पास वो एप्टीट्यूड नहीं रहती है वो रिसर्च वाली। तो इसीलिए मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मास्टर्स कर लो, आपको अगर जम रहा है तब जाके आप पीएचडी में ज्वाइन करो, नहीं तो उतना स्ट्रेस लेके कुछ फायदा नहीं है। और आईआईटीज में आपको मास्टर्स के बाद प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है। अब मेन मोटिवेशन तो प्लेसमेंट ही है बाद में। हाँ और सर मतलब हाँ, और एक हाँ। पॉइंट ऐड कर देता हूँ, अगर आपको पीएचडी करनी है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जॉब ज्वाइन कर लो। बहुत सारे कंपनी जॉब के दौरान ही आपको स्पॉन्सर कर देती है पीएचडी के लिए। तो आप अगर पीएचडी में इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट फिगर आउट कि कौन कौन से कंपनी पीएचडी स्पॉन्सर करती हैं, क्योंकि पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप बहुत कम मिलती है, अराउंड 30,000 मिलता है। आप जॉब में रहोगे फुल सैलरी में वो स्पॉन्सर कर देंगे पीएचडी, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और ऊपर से आपके प्रॉब्लम वगैरह आपको डिफाइंड मिल जाएंगे पहले से। हाँ, ये प्लस पॉइंट है इससे कि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। एग्जैक्टली और मतलब ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, आईआईटीज में जाने के बाद फिर बाद में समझ में आता है अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो जनरली जो लोग आईआईएससी में मास्टर्स करते हैं वो लोग ये रूट मतलब लेते हैं, क्योंकि आईआईएससी में मोस्टली थोड़ा मतलब रिसर्च ओरिएंटेड रहता है उनका मास्टर्स प्रोग्राम। तो आपकी थोड़ा सा टाइम टेकन भी रहता है। जैसे कोई बच्चा एनआईटी का है ना, वो पीएचडी कर रहा है तो फटाफट कर देता है, लेकिन कोई बच्चा मान लो शंकरा से बीआईटी से तो पीएचडी करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। मैंने देखा है 8-8 साल लोगों को लग जाता है। सर वो डिमोटिवेट नहीं कर रहा। सर पीएचडी में बहुत सारे वेरिएबल हैं, वो टाइम आप नहीं बोल सकते कि वो स्टूडेंट यहाँ से है तो कर लोगा या आप कैसे हो। उसमें आपका प्रोफेसर कैसा है, फिर आपका लक कैसा है कि आपके पब्लिकेशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जनरली क्या होता है कि बाहर लोगों को लगता है कि इसको 7-8 साल लग गया, तो जनरली लोग 4-5 साल करके फिर जॉब में चले जाते हैं, बाद में अपना थीसिस डिफेंड करते हैं। जी। हाँ, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि मतलब जिनको पीएचडी की इंटरेस्ट है, आप कितना डेडिकेटेड हो, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मिनिमम 5 साल तक मान के चलिए। तो जैसे अभी न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ रही है, जैसे मशीन लर्निंग आ रहा है, डेटा साइंस आ रहा है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है आईटीज के अंदर में जाकर? जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम बाहर कर लेंगे ये सब चीजें, अब बाहर करने में और आईआईटी में करने में कितना डिफरेंस है? सर देखिए क्या है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में आपको जैसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग थोड़ा कम रहती है, राइट। जब आईआईटीज में जाती हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है। आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी वो एक्सपोजर मिल जाता है कि आपको एक ओपन प्रॉब्लम दे देंगे जैसे, और आपको बोलेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन से टेक्निक लगाओगे। तो इसीलिए जो लोग बाहर जाते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में मतलब अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि जब इंटरव्यूज में जाते हैं तो कंपनियां आपको जनरली थ्योरी क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। वो लोग आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे और देखेंगे कि आप मतलब उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपका एप्टीट्यूड कैसा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये सब देखते हैं। सर क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, आप ये जानना चाह रहे थे क्या कि बाहर से करना मतलब किसी वेबसाइट के थ्रू सीख जाना पूछ रहे हैं या फिर बाहर से मास्टर्स करने की बात कर रहे हैं? वैसे सेम कि किसी वेबसाइट के थ्रू या प्राइवेट कोचिंग में कर ओके हाँ, तो हाँ ठीक है। तो आप अगर कहीं ऑनलाइन से वो सब डिग्री ले रहे हैं तो आपको एज ए फ्रेशर्स की तरह आपको मार्केट में दूसरे लोगों के साथ कॉम्पीट करना है, तो आपको उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा दिक्कत होता है अगर आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, आपने इंटर्नशिप वगैरह नहीं किया है या किसी प्रोफेसर के अंडर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं किए हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट के अंदर जाके उतना पैसा खर्च के एक डिग्री लें। आज के डेट में मतलब बहुत सारा चीजें फ्री मिल जाती है। अगर किसी को डेटा साइंस में अगर करना है तो आप मेरे से लिंक्डइन में कनेक्ट कीजिए, मैं आपको एक मतलब लिस्ट बता दूंगा, वो फ्री है। आप अगर उतने सारे कोर्सेस कर लिए डेटा साइंस मशीन लर्निंग में और आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है तो आपको मिल जाएगी अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपको बीटेक के बाद भी जॉब मिल जाएगी। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ऑपरेशन रिसर्च में मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऑपरेशन रिसर्च में अगर मास्टर करना चाहोगे तो आपको वहाँ पे डोमेन का एक्सपोजर मिलता है। अगर किसी को ओनली जॉब पे इंटरेस्ट है तो उनके लिए आईवार में जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि किसी को डेटा साइंस बनना है तो दे कैन लर्न दैट ऑन देयर ओन, और उसके बाद मतलब थोड़ा फाइट होगा जॉब मिलने में, बट दे कैन डू इट। और अगर उनको जो जॉब मिलती है वर्सेस जो मास्टर्स करते हैं उनको जॉब मिलती है और आगे जाके सर्विस लाइन में, क्या उस मास्टर्स डिग्री की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है? मास्टर डिग्री का अहमियत
मतलब देखो आईआईटी में जाके मास्टर डिग्री करे तो डेफिनेटली उसका तो वैल्यू है ही, और तुम्हें जॉब मिलना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि कैंपस में बहुत सारे कंपनीज आते हैं। आज के डेट में डेटा साइंस मशीन लर्निंग में अराउंड 70-80% जितने प्लेसमेंट में आते हैं इन्हीं के रिलेटेड जॉब्स होते हैं, राइट। अगर तुम कहीं पे जाके डिग्री कोर्स नहीं कर रहे हो, अगर ऑनलाइन खुद से सीखा है, और आज के डेट में मतलब डेटा साइंस मशीन लर्निंग में बहुत सारे ऑनलाइन आपकी वो सब होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हैकाथन्स वगैरह, अगर वो सब आप क्रैक कर पा रहे हो तो आपको उन्हीं के थ्रू से आपको इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप उस लेवल तक भी नहीं कर पा रहे हो कोडिंग, ठीक है, तो डेटा साइंस तक पहुंचने के लिए और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे आप डेटा एनालिस्ट बन गए, डेटा इंजीनियर बन गए, ऐसे कई सारी चीजें करके फिर वहां पे रह के आप पढ़ाई करके फिर डेटा साइंस में जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते देखा जाए तो तो मतलब वो एक लंबा रास्ता है, हो। हाँ मतलब वो एक लंबा रास्ता है, लेकिन बट पॉसिबल है, ये भी हाँ बोलना मतलब चाहेंगे। पॉसिबल है। ऐसा और नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा मत सोचिए। अगर आपको कुछ नहीं हो पा रहा है लाइफ में और गेट भी नहीं निकल पा रहा है, मास्टर्स भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस। लोगों का मतलब ये सब क्वेश्चन इसीलिए रहता है मोस्टली कि मास्टर्स करके मैं कितना कमाऊंगा, और मान लो कि अभी से ये सब करके कितना कमाऊंगा। आप भी देखोगे तो ओवर द टाइम एक एक्सपीरियंस के बाद सबको बराबर मिलता है, पर मतलब पहले बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ। हाँ, बट यही है कि आपको थोड़ा फाइट ज्यादा है स्टार्ट में। बाद में मैं ये बोलूंगा कि एक बार कंपनी में घुसने के लिए आपका डिग्री काम आएगी। एक बार आप घुस गए तो कोई नहीं पूछता, चाहे आप आईआईटी से हो या कहाँ से हो, आप कैसे काम कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ फिर से मन लगाए काम कीजिए, आप भी बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि आईआईटी से आप करते हो तो आपको इनिशियल ग्रोथ थोड़ा तेजी से यस यस सर। यस डेफिनेटली सर क्योंकि ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम तो हमेशा एग्जैक्टली हमेशा रहेगा। सर, आईआईटी से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका नेटवर्किंग। आप 120 बच्चों के साथ साथ में पढ़ते हो, वो 100 डिफरेंट कंपनीज में रहते हैं, राइट। तो आपको वो जानते हैं, तो आपको वो लोग रेफर कर देंगे, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। आप Yes, इतने ये सीनियर्स को बहुत जानते प्लस हो, पॉइंट जूनियर्स बोला। को जानते हो, तो इसीलिए अच्छी जगह जाके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो ये एक्सपोजर मिलता है, आप खुद से सीख लोगे, कर लोगे, तो आपको जॉब मिलने में बहुत फाइट होती है। बहुत सारे जॉब कंपनीज में होती हैं जो बाहर मार्केट में पता नहीं चलती हैं, आपके वो दोस्तों के थ्रू से ही पता चलती है। तो इसीलिए अच्छी जगह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आगे चल के नेटवर्किंग ही काम आता है। सही बात है कि आपका जो एलुमनी नेटवर्क बनता है काफी अच्छा बनता है, वही इसी काम का है। यस यस और सभी नहीं तो अच्छी सर जगह। आज के डेट में आईआईटी के मोस्ट ऑफ द कोर्सेस एनपीटीईएल वेबसाइट में आपको फ्री में मिल जाएगा। वही बिल्कुल। चीजें आईआईटी में भी पढ़ाती हैं, बट यही है कि आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। हाँ सही है। और ऐसे भी है ना, अपने इंडिया में थोड़ा दिक्कत ये है ना यार, एनपीटीईएल के वीडियोस फ्री अवेलेबल है, बच्चे उसको नहीं देखते हैं ना, गधे लोग। मतलब उसको देखना चाहिए, थोड़ा टाइम वेस्ट उसमें देना चाहिए, नहीं देखेंगे। वो ऐसे लोग टीचर का देखें जो टाइम पास कर रहे हैं, यूट्यूब में डांस देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोग यूटिलाइज भी सर नहीं वो करते चीजों को। सर एक सबका बार अपना अगर अपना जॉब में इंटरेस्ट है। एक बार अगर इंसान जॉब में धक्के खाए और उसको आगे बढ़ने की इच्छा हो तो रिसोर्सेज जरूर अवेलेबल हैं। आप लोग हाँ, लोगों से किस मिलिए, लिंक्डइन में बातें कीजिए, आपको मिल किसी जाएंगे। को मान लीजिए कि किसी का नहीं निकलता है, किसी को जॉब में जाना है अगर डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं वो गाइड कर दूंगा। बट यही है कि आपको थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा स्टार्ट में। इसीलिए बेटर ऑप्शन है गेट निकाल लीजिए, ज्यादा आसान हाँ रास्ता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, मैं शायद बताई हूँ या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कहा मुझसे कि अच्छी बात है अगर आपने पहले निकाल लिया, लाइफ में बहुत स्ट्रगल कम हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि आप अगर गेट निकाल लेते हो, आईटी वगैरह जाते हो, तो आपको 15 लाख वाली नौकरी आराम से मिल जाती है। आज के डेट में अगर डेटा से में जाओ तो 20 के ऊपर मिल जाती है ऑलमोस्ट। अगर आप ये फाइट मार के जनरल लाइन से जाओगे तो 3-4 से स्टार्ट करना है। बट ये बोल रहा हूँ कि आप 5-6 साल में आप कैचअप कर सकते हो, आप अगर मेहनत करते हो तो पैसे मिल जाते हैं। तो और मतलब आज ये के डेट में कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पहला आप गेट के लिए पूरे फोकस करो, हाँ यदि नहीं हो पाता किसी कारण से तो फिर आगे और भी ऑप्शंस हैं। हाँ यस सर। लाइफ हाँ लाइफ मतलब बर्बाद वही नहीं जाती। पॉइंट है कि सर अगर गेट नहीं हुआ तो लाइफ का एंड वो नहीं है। नहीं एंड और सही 50 लाइन है, और सबको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे मतलब हम लोग को पता नहीं रहता है जब हम पढ़ते हैं, तब बैचलर्स के टाइम में कुछ भी एक्सपोजर नहीं रहता है। और गेट पढ़ने से फायदा है कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाता है ना काफी। सर आगे वो बहुत एक- हेल्प करता है आपको इंटरव्यू वगैरह निकालने में। वही बहुत हेल्प करता है, सही बात है। आप इंटरव्यू में जाओगे तो वही सब चीजें पूछी जाएंगी ना आपसे, तो गेट पढ़ लो, उसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे।
यस। आप लोग बहुत और आज अच्छा के लगा कि आपसे बात हाँ करके, और हम भी मोटिवेट फील कर रहे हैं कि इस पे अभी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और बच्चों का बहुत भला कर सकते हैं हम लोग तो। क्योंकि हमको ऐसे लोग ही चाहिए कि जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं या किसी कारण से होता है ना, बच्चा बहुत मेहनत किया लेकिन किसी कारण से फेल हो गया, हाँ तो उसको सर, हम वो उसका एक दिन रास्ता की बात है। हम्म, एग्जाम के दिन आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो आपका रैंक बहुत नीचे चला जाता है, फिर कहीं नहीं हो पाता है। हाँ। नहीं, अब ऐसे बच्चों को भी हम लोग आगे, लेकिन बच्चों को पहली बात तो ये कि सभी, जैसा आलोक ने बोला कि सभी को गेट पे पहले फोकस रहना है। ऐसा नहीं कि सब बातें सुन के फिर आप अपना फोकस हटा दें, ठीक है? नहीं नहीं, वो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि आप अगर गेट निकाल के जाते हो तो आपका लाइफ बहुत, मतलब बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा इजी हो जाता है जॉब मार्केट में जाने के लिए। आप अगर डायरेक्ट मार्केट में कॉम्पीट करते हो तो इंडिया में कितने बैचलर्स निकलते हैं हर साल आपको पता है। और आज के डेट में ये डाटा साइंस मशीन लर्निंग का क्रेज हर किसी को है, हर कोई ऑनलाइन कोर्सेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी मतलब उस कंपटीशन में आगे जाना है, तो वहां भी बहुत अच्छा करना है। और जो तो लोग ये कुछ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक नज़ारा बताती हूँ जो मैंने मुंबई में देखा। मुझे खुद, मैंने आसानी से, मतलब आसानी से नहीं, मतलब मैंने गेट निकाल लिया था, एमटेक कर लिया था, तो मेरी लाइफ थोड़ी सेट थी। एक दिन मैंने देखा कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, लोग खड़े हैं और बहुत दूर तक लाइन जा रही थी। मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना था और मुझे समझ नहीं आया कि इतनी लंबी लाइन में लोग करके आ रहे हैं, धूप में खड़े हैं। बाद में आगे जाकर पता चला कि वो लोग एक जॉब के लिए खड़े थे। बाहर दुनिया में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। गेट निकाल लीजिए, लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, वो तो है, वो तो हम लोग देखते रहते हैं ना। एक बार जब हम लोग पास आउट हुए थे ना, हम लोग 2003-4 वाले थे, तो उस समय प्रगति मैदान दिल्ली में ना एक मेला लगा था, जॉब फेयर लगा था। तो जॉब फेयर में हम लोग गए थे, और पहली बार जॉब फेयर था। उस समय तो जॉब भी कम थी हमारे लोगों के टाइम में, मतलब 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, पता है, इतने ओके। लोग आए थे। सर, आज की डेट में आप अगर बेंगलोर आते हैं तो हर वीकेंड आपको वैसे लाइन मतलब दिख लाइन जाएगा। मिल जाएंगे, बिल्कुल। और तो ये लोग कोई अलग लोग नहीं है, मेरे खुद के फ्रेंड्स जो बैचलर्स के हैं, वो खुद अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसा उन्होंने भी झेला है। तो हाँ, तो कुछ लोग तो वापस मौका लौट है, के पढ़ लीजिए। कुछ लोग हाँ, वापस लौट के आके अब गेट पढ़ रहे, पता है तुमको, तुम्हारे साथ बिल्कुल। वाले। हाँ, तो मुझे कुछ लोगों की तुम जानकारी है। हाँ, सर, तुमको भी मालूम है। आईआईटी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लोग पहले जाते हैं, जैसे आपका बैचलर में कहीं पे जॉब हो गया, फिर वहाँ 2-3 साल बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत रूटीन काम है, मजा नहीं आ रहा है, तो फिर लोग फिर गेट की तैयारी करके हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, मास्टर्स करते हैं या हम्म, कोई एमबीए करने जाता है। या तो यही है कि अब आपको मौका मिल रहा है, चलो नहीं भी आता है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो 2 साल बाद फिर आपका मन बन गया तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। हम्म, ओके। कुछ कुछ और क्वेश्चंस थोड़ा फिनिश करने की कोशिश करती हूँ मैं। अ, 10 मिनट में बाइंड अप करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, सर, बिल्कुल, है ना? जितना हो सके मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी-जल्दी। सीएसई में कौन सा टॉप स्पेशलाइज़ेशन है? मैं चाहूँगी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जाते ही साथ ये जितनी जल्दी हो सके वहाँ का प्लेसमेंट में कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं देखिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा टॉप स्पेशलाइज़ेशन है और उस इंस्टीट्यूट में स्पेशलाइज़ेशन कौन-सा करना चाहिए। मैम, आईआईटी में एमएल प्रोफाइल के लिए कितना कंपनी आते हैं? अगेन, आप जिस इंस्टीट्यूट में जाएँगे, उसका प्लेसमेंट का थोड़ा प्रोफाइल पता कीजिए कि कितनी कंपनीज़ आती हैं। मैं बहुत पहले एमटेक दे चुकी हूँ, एमटेक क्लियर कर चुकी हूँ, तो मुझे अभी का पता नहीं है। एमटेक की फीस बहुत ज़्यादा होती है क्या? मेरे ज़माने में तो नहीं हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मैंने पहले सेमेस्टर के बाद से घर से पैसे भी नहीं देते, स्टाइपेंड में ही मेरा काम हो जाता था। और if you are still getting a good placement for BTech, should we go for GATE? Definitely go for GATE. I will say you should go for GATE. आगे जाके एक तो डायरेक्शंस खुलते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। आपकी पैकेज अचानक से इम्प्रूव हो जाता है, जो कि अभी जैसे आलोक ने बताया, जैसे मुझे पता है, बहुत धक्के खा के आगे इम्प्रूव करना पड़ता है। उससे बेटर है मिल पाए तो एमटेक कर लीजिए, लाइफ में अच्छा मौका मिला है। मैम, प्रिपरेशन करते जब आप ऑफ ट्रैक हो जाते थे या बर्नआउट हो जाते थे, तो वापस आने के लिए फिर से ट्रैक पर कैसे लाते थे? मैं मूवीज़ देख लिया करती थी, टाइम पास कर लिया करती थी। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो दिमाग से एकदम हटा दीजिए कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, पूरा छोड़ दीजिए। एकदम छुट्टी बना लीजिए, एक दिन, आधा दिन, जितना रिक्वायरमेंट है आपको, आकांक्षा, देन यहाँ पे बैक टू ट्रैक। एक बात और बोलूंगा मैं, कि हाँ, तुम्हारी इतनी फ्रेंडशिप सर्कल नहीं थी जितना अभी आजकल के बच्चों के बीच में रहता है। हाँ, ठीक है, हाँ, तुम्हारे टाइम में इतना ज्यादा कैफे वगैरह खुला हुआ नहीं था जिंदगी में। अभी तो हर हाँ, गली में कैफे खुल गया, सारे बच्चे कैफे में बैठे रहते हैं। ओके। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, हाँ।
हाँ अभी बहुत सी दिक्कत हो गई है, पहले से उतना, वो पहले उतना नहीं था। अभी तुम लोग पहले सिर्फ कॉलेज आते थे, पढ़ाई करते थे, घर जाते थे, कोचिंग आते थे, बस इतना ही काम करते थे। जब भी मिलते थे बातचीत सिर्फ पढ़ाई की होती थी, लेकिन अभी पढ़ाई के अलावा बहुत सारी बातें करनी पड़ती है बच्चों को ना, तो ये लोग Okay. बहुत जगह पे बिजी रहते हैं, इसलिए दिक्कत होती है पढ़ाई को लेकर। ओके, तो हमारा मकसद ये था कि आपको जिंदगी में क्या आगे आ सकता है अगर आप पढ़ लें, एमटेक खत्म कर लें, वर्सेस आप नहीं करते हैं तो कितने धक्के खाने पा सकते हैं, वो बताने का निर्णय आपका है। मैं खुद एक ऐसी इंसान थी जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पार्टी नहीं करती थी, या फिर पार्टी क्या, उस टाइम हमारे क्लास में शायद साल में 1 या 2 बार ऐसे पार्टी हुआ करता था, बट अदरवाइज हमारे टाइम में भी ऐसे लोग थे जो बहुत गप्पे मारा करते थे, और ऐसे भी लोग थे जो पढ़ा करते थे, बट जो गेट के लिए सीरियस थे वो गेट के लिए सीरियस थे। आपके टाइम में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं, मैं मानती हूँ आप लोग के ज्यादा चैलेंजिंग जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं, बट फिर भी डिसीजन आपका है। दिमाग में हमेशा ये याद रखिए कि आप जब सो रहे हैं, आप जब टाइम पास कर रहे हैं, तो एक और कोई इंसान है जो कि उससे मेहनत कर रहा है। दिमाग में वो हमेशा रखिए, और जिद होनी चाहिए कि नहीं मुझे अच्छे रैंक लाना है, मुझे अच्छा करना है, उसके लिए मैं जान लगा दूंगा, उसके लिए मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाई करूंगा। पढ़ने में इंटरेस्ट तो आप पढ़ाई करेंगे बस। व्हाट इज योर करंट पैकेज? ओके, मेरा करंट पैकेज अभी अराउंड 30 लाख पर एनम सीटीसी है, जिसमें वेरिएबल कंपोनेंट कोई नहीं है, मतलब टोटल इनकम मेरी लगभग ऐसी ही है, टैक्स मुझे देना पड़ता है, सो मेरा कॉस्ट टू कंपनी 30 लाख पर एनम अराउंड है। अपॉर्चुनिटी इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी, आपको किसी और से पूछना पड़ेगा। इस बात पर मैं ये कहना चाहूंगी कि लिंक्डइन में बहुत लोग होते हैं, आपको जो कंपनी साइबर सिक्योरिटी की अच्छी लग रही है, आप उस इंसान के पास लिंक्डइन में पिंग कीजिए। अगर आप छोटा सा अच्छा सा मैसेज बना के उनको लिखेंगे तो ज्यादातर लोग ओपन होते हैं, आपको जवाब जरूर देंगे। लिंक्डइन का यूज कीजिए। डज मनी इज द ओनली रीजन फॉर मोटिवेशन? नहीं, मनी ही एक रीजन नहीं होता है मोटिवेशन के लिए। अगेन, आपको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानना है, आपको अपने फील्ड में कुछ अच्छा करना है, ये एक मोटिवेशन होता है। मनी मोटिवेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि जिंदगी आसान हो जाती है। मेरी जिंदगी में मेरा बचपन जैसा बीता, उसके कंपैरिजन में मैं बहुत आराम से जिंदगी बिता सकती हूँ अभी। आई शुड से आई एम प्रीटी लकी, नॉट लकी बट आई हैव मेड एफर्ट्स, और मैं जहाँ तक पहुंची हूँ वहां तक पहुंची हूँ। मैं अपने पैसे का अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकती हूँ। आप अगर सोशल कॉज पे इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने मनी को और अपनी स्किल्स को अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एमटेक न करके या ज्यादा न कमा के अपने डे टू डे लाइफ में अगर परेशान रहेंगे, जूझे हुए रहेंगे, तो ना आप सोशल कुछ अच्छा कर पाएंगे। आई डोंट नो, मतलब लोग कर सकते हैं, बट आप अपनी स्किल्स का और अच्छा और अपने टाइम का और अच्छा यूज कर सकते हैं। उस डायरेक्शन से भी सोच के देखिएगा। प्लीज गिव योर लिंक्डइन प्रोफाइल सर। सर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मैं सर का भी इस प्रेजेंटेशन में डाल के आपको दे दूंगी। आलोक सर, कैन यू प्लीज गिव योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन? मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल डाल दूंगी। इंटरेस्टेड, हाउ डू यू कॉन्टैक्ट यू सर? प्रायोरिटी गेट है सिंपल शब्दों में, एग्जैक्टली प्रायोरिटी गेट है सिंपल शब्दों में। एक बात और आकांक्षा, एक का डाउट है कि आप दोनों भाई बहन है क्या? तो बच्चों हम दोनों ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, भाई बहन नहीं है, ठीक है। हाँ जी। और आप लोग भी देखो, IIT जाने से एक फायदा ये भी होता है कि आपकी शादी भी अच्छी हो सकती है, IITR मिल सकता है, ये भी एक और मोटिवेशन है। बहुत बड़ी फायदा है ये। ये भी एक फायदा और है। दूसरा, हम एक दूसरे को जैसा समझ आप सकते बनोगे हैं। वैसा आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। आप अपने, मैं इतना कुछ कर पाई क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है आपको इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिल जाए, या आपको इतनी सपोर्टिव स्पाउस मिल जाए, वाइफ मिल जाए। सो ये भी एक फायदा होता है, सर जैसे बोल रहे हैं। आई सॉ दिस मैम इन बैंगलोर, ये थैंक यू। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी बट थैंक यू। मैम एंड आलोक सर, मैंने जावा किया है, मुझे क्या पाइथन करना चाहिए? लैंग्वेज डजंट मैटर मच एट दिस टाइम, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर आर मच मोर इम्पोर्टेंट। आलोक सर थैंक यू। अगर फ्रेशर के साथ गेट नहीं निकलता है तो उसके बाद भी ट्राई करना वर्थ है क्या? डेफिनेटली वर्थ है, डेफिनेटली। मैम और आलोक सर, मैंने जावा किया है, ओके। यू ऑल कैन कॉन्टेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन गेस्ट यूजर, ओके। आई थिंक आलोक ने अपनी लिंक्डइन आईडी डाल दी है, स्टिल मैं इस प्रेजेंटेशन में हमारी लिंक्डइन आईडी डाल दूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ हमेशा एक छोटा सा नोट कि आपको क्या जानकारी चाहिए वो जरूर लिख के भेजिए, खाली कनेक्शन रिक्वेस्ट मत डालिएगा। 13 या 30 मेरा पैकेज 30 लाख पर एनम है, और 30, हाँ। सर कौन सी कंपनी में? सर भी फिलहाल एग्जॉन मोबिल में है, मैं भी एग्जॉन मोबिल में हूँ। मैंने अभी मेरे को दो महीने होने वाले हैं ज्वाइन किए हुए।
आप दोनों भाई ओके भाई बहन नहीं है ओके। एमटेक कोर्स इजी है या हार्ड है? एमटेक कोर्स जितना भी है, जितना भी टफ है या जितना भी इजी है, इजी तो नहीं है बट जिस भी लेवल का है डेफिनेटली वर्थ इट है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। मजा है ये तो ओके। अरे ओके हाँ हम आलोक सर का पैकेज क्या है? आलोक सर अभी लीड है, इनका पैकेज कितना है आलोक सर? 31+ है। अगर फ्रेशर के साथ गेट नहीं निकलता है तो ओके, पैकेज का क्या करना? ऑलराइट, we get enough to enjoy our life. That's Alok, definitely we get enough to enjoy our life, and we also want to do something socially. So yeah, education gap after bachelor's effect placement. Education gap after bachelor's effect placement. Okay, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि हाँ पूरी आलोक। तो मतलब कुछ कंपनी है मतलब जो देखती हैं कि तुम्हारे कुछ गैप है क्या नहीं, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज को कुछ मतलब नहीं कि आपका कुछ क्या गैप है नहीं है। एक टाइम ले बाद पैकेज का कोई मतलब नहीं होता है। इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू बोथ, थैंक यू। व्हिच इंस्टीट्यूट्स आर बेस्ट फॉर सीएस अपार्ट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे? अभी सर या बाकी स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर होंगे, अभी का कैसा सीन है उसके हिसाब से। 30 लाख में बेसिक कितना होता है, अकाउंट पे कितना आता है मैम? थैंक यू। पर्सनल क्वेश्चंस है। दूसरी बात ये है कि आप हमसे ज्यादा भी कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है, और हमसे कम भी कमा सकते हैं। लोग हमसे कम कमा के भी खुश हैं, हमसे ज्यादा कमा के भी खुश हैं, लोग हमसे ज्यादा कमा के दुखी भी हैं। सो इट्स ऑल पर्सनल थिंग। हर चीज मनी मैटर नहीं करती है। हाँ वही लाइफ एंजॉय कितना कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस में बता देता हूँ कि एक टाइम के बाद पैसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके खर्चे नहीं बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ती रहती है। अगर आपको लग्जरी नहीं, आपको लग्जरी चाहिए तो फिर जितना भी पैसा वो आपको कम पड़ेगा। सही, अभी तो कोरोना ने काफी कुछ सिखा दिया है। ओके, बहुत अच्छा। लगभग सभी का क्वेश्चन कॉमन ही आ रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है। उनको हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है? ओके, तो और एक आध दो शायद स्लाइड था जॉब प्रोफाइल्स। ओके, डेफिनेटली ये एक पॉइंट मार्क करना चाहूंगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं आज जहां पहुंची हूं, मेरी स्टार्टिंग की सैलरी मैंने बता दी 12-13 लाख थी। आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट नहीं हार्डवर्क का। आलोक ने भी बहुत मेहनत करी लाइफ में, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, और ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से जाते हैं आगे, बहुत मेहनत करके जाते हैं। So perseverance and hard work, right? Questions we had, and just believe in yourself. Thank you, sir. थैंक यू सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आलोक, थैंक यू। थैंक यू सर। आगे भी हम परेशान करते रहेंगे आप लोगों को बीच-बीच में। बिल्कुल हम लोग इसीलिए हैं सर। ओके बाय बाय। और मैं बंगलौर आने का भी प्लान बनाऊंगा आगे, ठीक है? ठीक है सर, आइए प्लीज। मिलते हैं जरूर। ओके बाय बाय। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए आप लोग। बिल्कुल।